हेलो फ्रेंड्स, आई एम मुकेश कुमार। वेलकम बैक टू दिस चैनल। तो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं इकोनॉमिक्स टेस्ट सीरीज 2022 पार्ट 3। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं व्यष्टि अर्थशास्त्र के 100 क्वेश्चंस। एग्जाम के अंदर व्यष्टि अर्थशास्त्र से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो इन 100 क्वेश्चन से एक भी बाहर नहीं जाएगा। यदि आप इन 100 क्वेश्चन की तैयारी कर लेते हो तो व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंदर आप 100 में से 100% ला सकते हो। और आने वाली वीडियो के अंदर में समष्टि अर्थशास्त्र के भी 100 क्वेश्चन लेकर आऊंगा जो इतने इंपॉर्टेंट होंगे कि एग्जाम के अंदर जितने भी क्वेश्चन बनते हैं, चाहे समष्टि अर्थशास्त्र हो चाहे व्यष्टि अर्थशास्त्र हो, इनमें से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। तो फ्रेंड्स, जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आइए, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है कि चयन की समस्या क्या है। चयन, क्योंकि इकोनॉमिक्स के अंदर जो हमारे पास संसाधन होते हैं वो तो हमारे पास में क्या होते हैं, सीमित मात्रा में होते हैं, जबकि हम लोगों की जो नीड्स होती है, आवश्यकताएं होती है, वो हमारे क्या होती है, अनलिमिटेड होती है। तो जितने भी हमारे पास संसाधन होते हैं उनके वैकल्पिक प्रयोग भी संभव होते हैं। इसलिए कौन से संसाधन का कितना यूज करना है, कौन सी वस्तु को निर्माण करना है, कौन सी वस्तु उपभोग करना है, इन सबको हमें सिलेक्ट करना पड़ता है, चयन करना पड़ता है। इसलिए इसे हम क्या कहा जाता है, चयन की समस्या कहा जाता है। तो परिभाषा क्या लिख सकते हैं, उत्पादन व उपभोग की संभव संभावनाओं में से किसी एक संयोग का चयन करना क्या कहलाता है, चयन की समस्या कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्पादन से क्या आशय है। यानी जब कच्चे माल को पक्के माल में परिवर्तन किया जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं, उत्पादन कहते हैं। लेकिन इकोनॉमिक्स के अंदर इससे अच्छी परिभाषा बताई जा सकती है, यानी कि वस्तु की उपयोगिताओं का सर्जन करना, वस्तु की उपयोगिताओं में वृद्धि करना क्या कहलाता है, उत्पादन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसाधन से क्या आशय है। यानी हर वह वस्तु संसाधन कहलाती है जिसके माध्यम से अन्य वस्तु व सेवाओं का निर्माण होता है, उसे हम क्या कहते हैं, संसाधन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसाधन के विनिधान से क्या से। 100% क्वेश्चन को छाप लो फ्रेंड्स अपने माइंड के अंदर, क्योंकि ये क्वेश्चन एग्जाम के पेपर में छपने वाला है। 100% चांस है इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन वापस समझो कि संसाधनों के विनिधान से क्या आशय है, क्योंकि अर्थव्यवस्था में संसाधन क्या होते हैं, सीमित मात्रा में होते हैं, जबकि आवश्यकताएं क्या होती है, असीमित होती है। अर्थव्यवस्था में जब कोई फर्म उत्पादन करती है तो उसे एक वस्तु की मात्रा अधिक प्राप्त करनी है तो दूसरी वस्तु की मात्रा का त्याग करना पड़ेगा, क्योंकि संसाधन क्या होते हैं, सीमित मात्रा में होते हैं। जब एक वस्तु की मात्रा अधिक प्राप्त करनी है तो दूसरी वस्तु की मात्रा का त्याग किया जाता है। जो त्यागी गई मात्रा है वह क्या कहलाती है, अवसर लागत कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्थिक नियोजन से क्या आशय है। आर्थिक नियोजन ऐसा निर्णय है जिसके अंतर्गत उपलब्ध संसाधन तथा हमारे जो लक्ष्य हैं उनको ध्यान में रखकर जो निर्णय लिए जाते हैं उसे हम कहते हैं आर्थिक नियोजन। आर्थिक मतलब धन से कोई निर्णय लिया जाएगा, नियोजन यानी कि भविष्य के बारे में योजना बनाना, जितने हमारे पास संसाधन हैं, जो हमारे लक्ष्य हैं, उनको कैसे प्राप्त करना है, क्योंकि संसाधन हमारे पास में क्या सीमित मात्रा में है, इनसे संबंधित जो निर्णय लिया जाता है उसे कहा जाता है आर्थिक नियोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाजार से क्या आशय है। ऐसा स्थान जहां पर प्रॉफिट कमाने के लिए क्रेताओं और विक्रेताओं के मध्य लेन देन होता है, विनिमय होता है, वस्तुओं का क्रय विक्रय किया जाता है, वह क्या कहलाता है, बाजार कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बजट रेखा की प्रवणता। 100% क्वेश्चन पेपर में छपने वाला है फ्रेंड्स, 100%। अच्छे से समझ लो फ्रेंड्स कि बजट रेखा की प्रवणता क्या होती है, -P1/P2 -P1/P2। फ्रेंड, जितने भी क्वेश्चन पे हम डिस्कस करेंगे उन पे जो बेसिक डिस्कस है वो हम जरूर करेंगे, लॉन्ग टाइम हम नहीं कर पाएंगे। अगर कोई क्वेश्चन आपको नहीं समझ आ रहा है तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख देना कि सर हमें इस क्वेश्चन का फुल डिटेल से वीडियो बना दो, मैं आपके लिए उस क्वेश्चन का फुल डिटेल से वीडियो बना देता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
कि मांग फलन क्या है। मांग का जब अध्ययन करते हैं तो हम किस किस का अध्ययन करते हैं, तो वस्तु की क्या होती है, कीमत होती है, एक वस्तु की क्या होती है, मांग होती है, मांग मात्रा। यानी जो वस्तु की कीमत व वस्तु की मात्रा के मध्य जब अध्ययन किया जाता है या इनके संबंध को हम क्या कहते हैं, मांग फलन कहते हैं। यानी कि कीमत व मांग के बीच का अध्ययन करना ही क्या कहलाता है, मांग फलन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपयोगिता से क्या आशय है। 100% क्वेश्चन आने के चांस बनते हैं फ्रेंड। जिनके मैं 100% लगा रहा हूं वो तो आपको 100% ही पढ़ना है और 100 क्वेश्चन को तो आपको ऐसा ही पढ़ना है। तो देखिए फ्रेंड्स, उपयोगिता किसे कहते हैं, यानी मनुष्य द्वारा जब किसी वस्तु का प्रयोग किया जाता है उससे जो हमें संतुष्टि मिलती है वो हमारे लिए क्या मानी जाती है, उपयोगिता कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिफिन वस्तुओं से क्या आशय है। गिफिन वस्तु, इसका मैंने डिस्कस लास्ट वीडियो के अंदर भी किया था, पार्ट 2 के अंदर। फिर भी वापस मैं डिस्कस कर लेता हूं कि गिफिन वस्तुएं क्या होती है। ये घटिया किस्म की वस्तु होती है। जैसे जैसे इसकी कीमत बढ़ती जाती है, इसकी डिमांड भी बढ़ती जाती है। कीमत कम होने पर डिमांड भी कम हो जाती है। इसके ऊपर मांग का नियम लागू नहीं होता है क्योंकि यह घटिया किस्म की वस्तु होती है। सामान्य बाजार में हम देखने को मिलती है, जैसे कि मोटे अनाज होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बजट रेखा की समीकरण। फ्रेंड्स 100% छाप लेना अपने माइंड में, क्योंकि ये कहाँ छपने वाला है, बोर्ड एग्जाम के पेपर में छपने वाला है। क्या क्वेश्चन है, बजट रेखा की समीकरण। बजट रेखा क्या होती है ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए। उसके बाद आप इसकी समीकरण बना सकते हो। तो मैं बेसिक डिस्कस कर लेता हूं। यानी कि बजट रेखा में 2 वस्तुएं होती है जहां पर उपभोक्ता अपनी संपूर्ण आय क्या करता है, वे करता है। यानी पहली वस्तु की कीमत गुणा उसी वस्तु की मात्रा प्लस दूसरी वस्तु की कीमत गुणा उसी वस्तु की मात्रा। इन दोनों का योग करने पर किसके बराबर होती है, आय के बराबर। यानी एक उपभोक्ता अपनी सीमित आय को 2 वस्तुओं पर क्या करता है, खर्च करता है। तो ये इसकी क्या बन जाएगी, समीकरण बन जाएगी। फ्रेंड्स बेसिक डिस्कस कर रहा हूं, लॉन्ग में नहीं समझा रहा हूं, क्योंकि यदि लॉन्ग में समझाने लग गया तो 100 क्वेश्चन के लिए हमारे 10 घंटे का वीडियो बन जाएगा, जो इतना पॉसिबल आपके लिए नहीं होगा। अगर कोई चीज नहीं समझ में आ रही है, कोई क्वेश्चन जो आपको समझ में नहीं आया है, तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, उसके ऊपर मैं पक्का वीडियो बना दूंगा एग्जाम से पहले पहले। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, सीमांत उपयोगिता किसे कहते हैं। सीमांत, यदि आपको उपयोगिता आती है तो सीमांत आ सकता है, क्योंकि देखो जब किसी एक वस्तु की मात्रा का यूज करते हैं जो संतुष्टि मिलती है वो कहलाती है हमारी उपयोगिता, और इसका जो टोटल कहलाता हमारा कुल उपयोगिता। जब एक वस्तु की अधिक इकाई प्राप्त करने के लिए, जैसे कि सेव 1 खा रहे हैं, वहां पर 2 खाने लग जाते हैं, 3 खाने लग जाते हैं, 4 खाने लग जाते हैं, एक अतिरिक्त वस्तु की मात्रा बढ़ाने पर जो हमारे कुल उपयोगिता में जो वृद्धि हुई है वो हमारे कहलाती है सीमांत उपयोगिता। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, इसका सूत्र भी पूछा जा सकता है। तो फ्रेंड्स इसके ऊपर है ना, आप क्या लगा सकते हो, स्टार लगा सकते हो। यानी कि 100% वाला क्वेश्चन है। वैसे सारे क्वेश्चन 100% वाले ही है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, मांग से क्या आशय है। मांग किसे कहते हैं, व्हाट इज ए डिमांड। इसके ऊपर मैंने पहले वीडियो बना चुका हूं, अच्छे ढंग से आप उसको समझ सकते हो। टेबल है, डायग्राम है, इसकी जो परिभाषा अच्छे से समझाई गई है। इसके ऊपर बेसिक डिस्कस कर लेते हैं। डिमांड क्या होती है। जब भी सप्लाई का, पूर्ति का नियम का अध्ययन करते हैं, उसका संबंध किसके ऊपर होता है, एक निश्चित समय पर होता है। यानी एक निश्चित समय में वस्तु की विभिन्न कीमतों पर उपभोक्ताओं द्वारा मांगी जाने वाली वस्तु की जो मात्रा होती है उसको हम क्या कहते हैं, डिमांड कहते हैं। एक पेन की प्राइस 10 रुपए है, तो मान लो कि मैं 2 पेन परचेज कर रहा हूँ। प्राइस अगर मान लीजिए 30 रुपए हो जाती है तो मैं 1 पेन परचेज करूंगा। तो ये क्या है, विभिन्न वस्तुओं की डिमांड है, विभिन्न कीमत के ऊपर, उसे हम क्या कहते हैं, मांग कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, बाजार मांग क्या होती है। क्योंकि बाजार में बहुत सारे उपभोक्ता होती है, एक निश्चित प्राइस के ऊपर जितने भी उपभोक्ता डिमांड कर रहे हैं उनका योग कर लेते हैं, तो हमारी क्या कहलाती है, बाजार मांग कहलाती है। फॉर एग्जांपल मार्कर है, मैं इसको मान लो कि 10 रुपए कीमत में एक मार्कर परचेज करता हूं, कोई दूसरा व्यक्ति है
इसी 10 रुपए प्राइस पर वो 3 मार्कर परचेज कर रहा है, तीसरा व्यक्ति है 10 परचेज कर रहा है, चौथा व्यक्ति है 5 परचेज कर रहा है। तो इस मार्कर की जो जितने भी डिमांड हो रही है मार्केट के अंदर एक निश्चित समय में, उन सभी का योग क्या कहलाता है? हमारा बाजार मांग कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक दिष्ट अधिमान क्या है? फ्रेंड्स 100% छाप लेना, प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, चाहे इसकी परिभाषा वाला क्वेश्चन है, 100% छपने वाला क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स अच्छे से समझो इसको। एक दिष्ट अधिमान क्या होता है? यानी कि उपभोक्ता है, दो वस्तुओं का चयन करता है, दो वस्तु उसके सामने होती है, उन दोनों वस्तुओं का जो संयोग होता है वो क्या कहलाता है? अनधिमान बंडल कहलाता है, जिसके अंदर क्या होती है? एक वस्तु ज्यादा होनी चाहिए, एक वस्तु कम होनी चाहिए, कम वाली वस्तु अधिक कम नहीं होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल है कि ये एक संयोग ऐसा है जहां पर आपको एक वस्तु की 8 इकाई, दूसरी वस्तु की 10 इकाई प्राप्त हो रही है। सेम कीमत के ऊपर आपको इस वस्तु की 9 इकाई वस्तु मिल रही है, यहाँ पर क्या मिल रही है? 10 वस्तु मिल रही है। तो हम किसका चयन करेंगे? सेम प्राइस है, यहाँ पर 100 रुपए खर्च हो रहा है, यहाँ पर 100 रुपए खर्च हो रहा है, ठीक है ना? ये अक्ष वस्तु, ये वाई वस्तु, ये अक्ष वस्तु, ये वाई वस्तु है। एक दुकानदार आपको 100 रुपए के अंदर इसकी 8 वस्तु, इसकी 10 वस्तु दे रहा है। वही सेम क्वालिटी की वस्तु दूसरी दुकानदार आपको 9 वस्तु व 10 वस्तु दे रहा है। तो किसका चयन करेंगे हम? इसका चयन करेंगे। यही हमारा कहलाता है एक दिष्ट अधिमान कहलाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फ्रेंड्स, मांग के नियम की 2 मान्यता। ऐसे मान्यता बताओ जो मांग के नियम में लागू होती है। मांग का नियम कहता है ना कि अन्य बातें स्थिर रहने पर वस्तु की प्राइस बढ़ने पर डिमांड कम हो जाती है और वस्तु की प्राइस कम होने पर डिमांड बढ़ जाती है। जो हमने अन्य बातें स्थिर रखी है वो इसकी क्या कहलाती है? मान्यता कहलाती है। तो पहली मान्यता क्या हो जाएगी? व्यक्ति की आय यानी उपभोक्ताओं की आय क्या रहनी चाहिए? स्थिर रहनी चाहिए। 2 नंबर है, संबंधित वस्तुओं की कीमत पे क्या रहनी चाहिए? स्थिर रहनी चाहिए। 3 नंबर है, उपभोक्ताओं की रुचि है, फैशन है, इन सभी बातों पर यानी ये सभी क्या रहनी चाहिए? स्थिर रहनी चाहिए। जो सरकार की जो कर प्रणाली है, टैक्स है, वो भी क्या रहनी चाहिए? स्थिर रहनी चाहिए। तो मैंने 4 बातें बताई है, 4 मान्यता बताई है, तो आपको 2 ही पढ़ना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा कि उत्पादन फलन से क्या आशय है? फलन अभी हमने डिस्कस किया था, चाहे मांग फलन है, चाहे पूर्ति फलन है, चाहे उत्पादन फलन है, 2 चर होंगे आपके पास में, जिसमें इसमें एक तो स्वतंत्र चर होने वाला है, एक कौन सा चर होने वाला है? आश्रित। यानी एक में परिवर्तन होने पर दूसरे में क्या पड़ने वाला? प्रभाव पड़ने वाला है। जैसे कि कीमत और डिमांड वाला है, कीमत में परिवर्तन होने पर मांग में क्या आता है? परिवर्तन आता है। तो कीमत हमारे लिए क्या मानी जाती है? स्वतंत्र चर माना जाता है। और मांग है, जो डिमांड है, वो कौन सा माना जाता है? आश्रित, क्योंकि इसकी वजह से इसमें क्या आता है? परिवर्तन। ठीक उसी प्रकार पूछा गया है उत्पादन फलन। उत्पादन फलन में क्या होता है? उत्पादन के संसाधन व उत्पादन की मात्रा के बीच के संबंध को हम क्या बोलेंगे? उत्पादन फलन। क्योंकि संसाधन जितने होते हैं उत्पादन उतना ही ज्यादा होगा, संसाधन कम होंगे उत्पादन भी क्या होगा? कम होगा। तो स्वतंत्र चर कौन सा हो जाएगा हमारा? उत्पादन के संसाधन, जबकि आश्रित कौन सा हो जाएगा? उत्पादन की मात्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोब डगलस उत्पादन फलन का समीकरण बताइए। 100% क्वेश्चन छाप लेना, 100% फ्रेंड्स आने वाला है ये क्वेश्चन। कोब डगलस है, उस उत्पादन फलन की समीकरण आपको अच्छे से लर्न करनी है, अच्छे से उसको लिख के आना है। आपके 1 नंबर 100% आने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पैमाने के प्रतिफल से क्या आशय है? पैमाने का प्रतिफल क्या कहता है कि उत्पादन के संसाधनों को बढ़ाने पर उत्पादन की मात्रा में कितना परिवर्तन आया है, उससे हम क्या कहते हैं? पैमाने का प्रतिफल कहते हैं। तो फ्रेंड्स वीडियो को अंत तक देखना है, अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेके आया हूं और जितने भी क्वेश्चन है मैंने पहले ही बता दिया है कि सबके ऊपर डिस्कस करने वाले, यानी 100 क्वेश्चन आप तैयारी कर लोगे तो व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंदर आपके एग्जाम के अंदर जितने भी क्वेश्चन आने वाले हैं इनसे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। तो बेफिक्र रहिए, इन 100 क्वेश्चन की तैयारी कीजिए व्यष्टि अर्थशास्त्र के लिए। अगर वीडियो ना अच्छी लगे तो फ्रेंड्स प्लीज लाइक करना है, कमेंट करना है, उससे मुझे क्या मिलेगा? मोटिवेशन। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है,
स्थिर पैमाने का प्रतिफल, यानी पैमाने का प्रतिफल को 3 भागों में बांटा गया है। तीनों प्रकार मैंने यहाँ पे लिखा है। तो फर्स्ट कौन सा आता है? स्थिर पैमाने का प्रतिफल, यानी कि जब उत्पादन के संसाधन में वृद्धि की जाती है, जितनी गुना वृद्धि की जाती है उतनी गुना उत्पादन की मात्रा में परिवर्तन आ जाता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? स्थिर पैमाने का प्रतिफल कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, उत्पादन के संसाधनों को यदि हम 2 गुना कर देते हैं, जिसकी वजह से उत्पादन की मात्रा भी क्या हो जाती है? 2 गुना वृद्धि हो जाती है। ऐसी स्थिति हम क्या कहेंगे? स्थिर पैमाने का प्रतिफल कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान पैमाने का प्रतिफल से क्या आशय है? वर्तमान यानी कि जब उत्पादन के संसाधनों में जितना गुना वृद्धि की जाती है, उसकी वजह से उत्पादन के मात्रा में उससे कहीं गुना अधिक वृद्धि हो जाती है, तो उससे हम बोलते हैं वर्तमान पैमाने का प्रतिफल। फॉर एग्जाम्पल, यदि उत्पादन को हम 2 गुना वृद्धि करते हैं, उत्पादन की मात्रा में वृद्धि 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना हो जाती है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? वर्तमान पैमाने का प्रतिफल कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्पादक किसे कहते हैं? अच्छा क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स, जो मैंने पैमाने का प्रतिफल बताया ना, चाहे पैमाने का प्रतिफल से क्या आशय है? स्थिर पैमाने का प्रतिफल है, वर्तमान का एक सीमांत वाला भी आ सकता है। ये क्वेश्चन है ना आपके लिए 100% वाले हैं, समझ गए ना? 100% वाले, इसको अच्छे से देखना है हमें। फिर हमारे पास आता है, उत्पादक किसे कहते हैं? जो वस्तु को बनाता है, निर्माण करने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है? उत्पादक कहलाता है। जो वस्तुओं को बनाता है उससे हम क्या कहते हैं? उत्पादक कहते हैं। लागत किसे कहते हैं? कॉस्ट क्या होती है? यानी जब वस्तु को बनाया जाता है तो उस समय कुछ राशि का वहन करना पड़ता है, वो हमारे लिए क्या कहलाती है? वस्तु की लागत कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्ण प्रतिस्पर्धा बाजार में लाभ अधिकतमीकरण करने वाली फर्म की 2 शर्तें बताइए। फ्रेंड्स, 200% लिख देना। 100% आने वाला क्वेश्चन है, इसलिए मैंने कह दिया 200% अच्छे से रीडिंग करना है। 100% क्वेश्चन आएगा, छाप लेना चाहिए। जब एग्जाम होना तो मुझसे कंसल्ट कर लेना कि सर ये वाला क्वेश्चन आ गया, ये वाला भी आ गया और ये वाला भी आ गया, यानी सारे के सारे क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। 2 शर्तें कौन सी है? पहली शर्त है कि पी है, यानी जो प्राइस है या औसत आगम है और सीमांत आगम है, ये सब इसमें क्या रहती है? समान रहती है। जो प्राइस है किसके बराबर होनी चाहिए? सीमांत लागत के बराबर होनी चाहिए। पहली शर्त यही है। पूर्ण प्रतिस्पर्धा बाजार में कोई फर्म अधिकतम लाभ प्राप्त करना चाहती है, तो पहली शर्त क्या है कि कीमत किसके बराबर होनी चाहिए? उसकी सीमांत लागत के बराबर होनी चाहिए। दूसरी शर्त इसकी यह है कि सीमांत जो लागत वक्र है वो क्या नहीं होना चाहिए? ह्रासमान नहीं होना चाहिए। 2 शर्तें जो डायग्राम में शो कर देता हूं, क्योंकि जो पूर्ण प्रतिस्पर्धा के अंदर जो इसकी कीमत होती है, औसत आगम है, वो हमेशा क्या रहता है? सीधी रेखा के समान होता है, ओक्स के समांतर होता है। ये इसकी क्या कहलाती है? प्राइस रेखा कहलाती है। फिर इसको औसत आगम या सीमांत आगम भी बोल सकते हो। और जो सीमांत लागत क्या होती है पता है आपको? कंटिन्यू गिरती हुई होती है, फिर क्या होती है? बढ़ती हुई होती है। तो पहली शर्त यहाँ पर पूरी हो रही है ए नंबर पॉइंट पर, क्योंकि जो सीमांत लागत पी के बराबर है, सीमांत लागत पी के यहाँ पर भी बराबर है, तो 2 जगह पूरी हो रही है। इस सेकंड पॉइंट देखते हैं कि यहाँ पर तो क्या ह्रासमान है, जबकि यहाँ पर ह्रासमान नहीं है। तो दूसरी शर्त कहाँ कंप्लीट होती है? इस बी बिंदु पे। इसलिए दूसरी शर्त क्या कहती है कि एमसी लागत क्या नहीं होनी चाहिए? ह्रासमान नहीं होनी चाहिए, बल्कि क्या होनी चाहिए? धनात्मक होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, पूर्ण प्रतिस्पर्धा बाजार में सभी फर्में किस प्रकार की वस्तुओं का विक्रय करती है? हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था पूर्ण प्रतिस्पर्धा बाजार क्या होता है। यानी इसके अंदर समान प्रकार की वस्तुओं का विक्रय किया जाता है, कीमत भी समान रहती है, कीमत उद्योग द्वारा निश्चित की जाती है, तो समान प्रकार की एक जैसी वस्तुओं का विक्रय किया जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है संतुलन या साम्य कीमत से क्या आशय है। संतुलन या साम्य कीमत वह कीमत होती है जहां पर वस्तु की डिमांड, वस्तु की पूर्ति या सप्लाई दोनों क्या होती है, बराबर होती है, उसे हम क्या कहते हैं, साम्य कीमत कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूर्ति से क्या आशय है, यानी एक निश्चित समय में वस्तु की विभिन्न कीमतों पर उत्पादक या विक्रेता द्वारा बेची जाने वाली वस्तु की मात्रा क्या कहलाती है, पूर्ति यानी कि सप्लाई कहलाती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है लाभ ज्ञात करने का सूत्र। कॉमन सेंस है, सबको पता है लाभ कैसे होते हैं, जो हमारी इनकम होती है उनमें से जो वे होते हैं, मीन्स जो आगम होती है उसमें से जो लागत होती है वो घटा देते हैं तो हमें क्या मिलता है, लाभ। मान लीजिए कि वस्तु को बनाते समय 100 रुपए लग गई और इस वस्तु को हमने 120 रुपए में बेच देते हैं, तो आगम 120 में से लागत घटा देंगे तो हमारे पास 20 रुपए क्या कहलाएगा, प्रॉफिट। यानी कुल आगम में से कुल लागत घटाओ, आपके पास क्या आ जाएगा, लाभ आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कुल संप्राप्ति से क्या आशय है, यानी एक फर्म द्वारा जितनी वस्तु की मात्रा बेची जाती है उनकी प्राइस से गुणा कर लो, जो इनकम प्राप्त होती है वो हमारे क्या कहलाती है, कुल आगम कहलाती है। एक मार्कर की प्राइस है 10 रुपए, हमने मान लो कि 20 मार्कर बेचे हैं तो हमें कितने रुपए मिलेंगे, 200। यही हमारी क्या कहलाती है, कुल आगम कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सामान्य लाभ क्या होता है। जब फर्म अपनी जो स्पष्ट लागतें हैं, अवसर लागत है, केवल उनको चुकाने में समर्थ रहती है तो उसे हम क्या कहते हैं, सामान्य लाभ कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अधिक सामान्य लाभ किसे कहते हैं, यानी जब फर्म सामान्य लाभ से अधिक लाभ कमाती है तो उसे हम क्या कहेंगे, अधिक सामान्य लाभ कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इकाई कर किसे कहते हैं, यानी जब सरकार द्वारा उत्पादित की जाने वाली प्रत्येक वस्तु पर कर लगाती है तो उसे हम क्या कहते हैं, इकाई कर कहते हैं। इकाई कर लगाने से वस्तु की लागत है वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्पादन बंदी बिंदु क्या है, 100% आने के चांस है। उत्पादन बंदी बिंदु क्या है, यानी जब फर्म उत्पादन करना बंद कर देती है क्योंकि इसकी जो परिवर्तनशील लागत है वो अधिक आ जाती है, इतनी हमारी आगम नहीं होती है, यानी लागत आगम की तुलना में बढ़ने लग जाती है, उस स्थिति को कहते हैं उत्पादन बंदी बिंदु। नेक्स्ट क्वेश्चन है आदर्शक आर्थिक विश्लेषण से क्या आशय है। आदर्शक आर्थिक विश्लेषण का मीन्स है जब ऐसी क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है जिसका परिणाम हमारे लिए अनुकूल होगा या प्रतिकूल होगा, इसके बारे में डिस्कस करना या अध्ययन करना कहलाता है आर्थिक विश्लेषण। आदर्शक आर्थिक विश्लेषण कहलाता है। यह मोस्ट क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए विलासिता वस्तुओं की मांग की लोच क्या होती है। विलासिता वस्तुएं आरामदायक वस्तु कहलाती है। यदि इनकी कीमत में थोड़ा परिवर्तन आएगा तो डिमांड में क्या आ जाता है, अधिक परिवर्तन। जब कीमत में थोड़ा परिवर्तन आता है और डिमांड में अधिक परिवर्तन आ जाता है उसे कहते हैं विलासिता वस्तुएं। जब वस्तु की डिमांड में अधिक परिवर्तन आता है जबकि प्राइस में कम परिवर्तन आता है तो उसे हम कौन सी लोच कहते हैं, लोचदार कहते हैं। यानी विलासिता वस्तु की मांग क्या होती है, लोचदार होती है, क्योंकि इनकी जो कीमत लोच क्या आती है, हमेशा एक से क्या आती है, ज्यादा आती है। यानी जब कीमत में कम परिवर्तन होगा तो डिमांड में अधिक परिवर्तन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सामान्य वस्तु व निम्न स्तरीय वस्तु में अंतर। अच्छा क्वेश्चन है, हमारा डिस्कस किया हुआ है। निम्न स्तर कह दो, गिफिन वस्तुएं कह दो, घटिया किस्म की वस्तु भी कह सकते हैं। यानी कि सामान्य वस्तु तो मांग का नियम लागू होता है, प्राइस बढ़ेगी डिमांड कम हो जाएगी, प्राइस कम होगी डिमांड बढ़ जाएगी। जबकि निम्न स्तरीय वस्तु के अंदर क्या होता है, मांग का नियम लागू नहीं होता है, क्योंकि प्राइस बढ़ती है तो डिमांड भी बढ़ जाती है, प्राइस कम होती है डिमांड भी कम हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या है। ऐसी अर्थव्यवस्था जो पूंजीवादी व समाजवादी दोनों का मिश्रण होता है, ऐसी अर्थव्यवस्था कहलाती है हमारी मिश्रित अर्थव्यवस्था। जैसे भारतीय अर्थव्यवस्था कौन सी है, मिश्रित अर्थव्यवस्था है। नेक्स्ट क्वेश्चन वस्तु विशेष से क्या आशय है।
वस्तु विशेष यानी ऐसी वस्तुएं जिनसे मनुष्य अपनी आवश्यकताओं को पूरा करता है उसे वस्तु विशेष कहा जाता है, जिसका कोई न कोई भौतिक स्वरूप होता है। जैसे ये मार्कर है, इस मार्कर की सहायता से मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूं तो ये मेरी क्या कहलाएगी, वस्तु विशेष कहलाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है व्यक्ति विशेष से क्या आशय है। व्यक्ति विशेष यानी वह इकाई जो निर्णय लेने में सक्षम है उसे व्यक्ति विशेष कहा जाता है। कोई भी संस्था हो सकती है, कोई भी कंपनी हो सकती है, कोई भी उद्योग हो सकता है, कोई भी संगठन हो सकता है, कोई भी समूह हो सकता है, कोई एक व्यक्ति भी हो सकता है जो डिसीजन ले सकता है, उसे हम कहते हैं व्यक्ति विशेष। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है बाजार अर्थव्यवस्था से क्या आशय है। बाजार अर्थव्यवस्था ऐसी अर्थव्यवस्था जिसके अंदर उत्पादन के संसाधनों पर निजी लोगों का स्वामित्व होता है, सरकार का कोई स्वामित्व नहीं होता है, ऐसी अर्थव्यवस्था कहलाती है बाजार अर्थव्यवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन है केंद्रीय योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था से क्या आशय है या क्या समझते हो। यह अच्छा क्वेश्चन एग्जाम के लिए। केंद्रीकृत योजनाबद्ध यानी ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें उत्पादन के संसाधनों पर सरकार या समाज के लोगों का स्वामित्व होता है उसे कहते हैं केंद्रीकृत योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है बजट सेट। बजट सेट क्या होता है, यानी एक उपभोक्ता अपनी संपूर्ण आय से कम 2 वस्तुओं पर उपभोग करता है उसे कहते हैं बजट सेट। मान लो कि एक उपभोक्ता अपने 100 रुपए का उपभोग करता है किन वस्तुओं पर, एक्स वस्तु व वाई वस्तु पर। मान लेते हैं कि इस पर 20 रुपए खर्च करता है, इस पे कितने रुपए खर्च करेगा, 80 रुपए। उसे एक्स वस्तु की अधिक वस्तु परचेज करनी है तो वो क्या करेगा, इस पर मान लो 40 रुपए खर्च करेगा। तो टोटल रुपए कितने उपभोक्ता के पास में, 100 रुपए। 100 रुपए में से यदि वो 40 रुपए इस पे खर्च कर देता है तो पीछे कितना बचेगा, 60 रुपए। तो 60 रुपए किस पे उपभोग करेगा, वह वाई वस्तु पर। मान लो कि वो एक्स वस्तु की अधिक इकाई परचेज करना चाहता है, इसमें वो 60 रुपए खर्च करता है तो इस पे कितना रुपए वे करेगा, वो 40 रुपए वे करेगा। मान लीजिए यहाँ पर वो 2 वस्तु लेकर आता है, यहाँ पे वो 8 वस्तु लेकर आ रहा है तो यहाँ पे कितनी वस्तु आएगी, 4 वस्तु। यहाँ पे कितनी आएगी, 6 वस्तु। यहाँ पे एक्स की कितनी आ जाएगी, 6 वस्तु, इसकी कितनी आएगी, 4 वस्तु, क्योंकि दोनों की प्राइस कितनी कितनी दे रखी है, 10-10 रुपए। यानी कि 20 रुपए और 80 रुपए पर 2 और 8 वस्तु प्राप्त कर रहा है। एक्स की 2 वस्तु और वाई की 8 वस्तु प्राप्त कर रहा है। 40 रुपए एक्स पे खर्च कर रहा है, 60 रुपए खर्च कर रहा है वाई पर। तो इसकी वस्तु कितनी आ रही है, एक्स की 4 वस्तु आ रही है, वाई की कितनी आ रही है, 6 वस्तु आ रही है। उसने 60 रुपए खर्च कर दिया एक्स वस्तु पर, 40 रुपए खर्च कर दिया वाई वस्तु पर। इसकी 6 इकाई, इसकी 4 इकाई परचेज कर रहा है। तो ऐसे संयोग को कहा जाता है बजट सेट। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है उपभोक्ताओं का इष्टतम संयोग की 2 शर्तें बताइए। अच्छा क्वेश्चन है कि उपभोक्ता का इष्टतम संयोग कहां पर होता है, मैं शॉर्ट में बता देता हूं। ये आपको दे रखा है बजट रेखा और ये आपको दे रखी है अंध्यमान वक्र दे रखा है, आईसी वक्र दे रखा है। जहां पर आईसी वक्र बजट रेखा स्पर्श करती है वहां पर उपभोक्ता का इष्टतम चयन कहलाता है। तो पहली शर्त क्या हो जाएगी कि बजट रेखा व आईसी वक्र दोनों क्या होना चाहिए, स्पर्श होना चाहिए। 2 नंबर शर्त हो जाएगी जो आईसी वक्र है इसका ढाल क्या होना चाहिए। तो ये दोनों शर्तें जहां पर पूरी होती है वह बिंदु कहलाता है उपभोक्ताओं का इष्टतम संयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है एक सरल मांग रेखा के मध्य बिंदु पर लोच कितनी होगी। हमें पता है कि मांग की लोच कितनी होती है, 5 होती है। कौन कौन सी, पूर्ण लोचदार, पूर्ण बेलोचदार, लोचदार, बेलोचदार और एक मांग की लोच। तो एक रेखा एक सीधी रेखा के रूप में, यानी कि ये आपको एक मांग वक्र दे रखा है सीधी रेखा के रूप में। यहां पर तो होती है हमारी पूर्ण लोचदार होती है, यहां पर कौन सी होती है, पूर्ण बेलोचदार होती है। इसकी तो क्या होती है, इकाई की लोच होती है अनंत, जबकि यहाँ पर क्या होती है 0। और ये वाला जो बीच में वाला बिंदु होता है वहां पर इकाई की लोच मतलब कि कीमत लोच होती है 1 और यहाँ पर होती है
कीमत लोच होती है 1 से ज्यादा, यहाँ पर होती है 1 से कम। तो मध्य बिंदु और पूछा गया है एक सरल मांग रेखा, ये आपकी सरल मांग वक्र दे रखा है, रेखा दे रखी है। मध्य बिंदु यानी ये वाला बिंदु, यहाँ पर कीमत लोच या मांग की लोच क्या होती है, कीमत लोच होती है 1 के बराबर। तो मध्य बिंदु कौन सा हो जाएगा हमारा, ये वाला। यहाँ पर मांग की लोच क्या दे रखी है, 1 दे रखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है मांग की तिरछी या आड़ी लोच से क्या आशय है। मांग की तिरछी लोच यानी कि जब एक वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने पर दूसरी वस्तु की जो डिमांड में परिवर्तन आता है उसे हम कहते हैं तिरछी या आड़ी लोच। फॉर एग्जांपल चाय व कॉफी ले लेते हैं। यदि चाय की प्राइस बढ़ती है तो लोग क्या करेंगे, चाय की डिमांड कम कर देंगे और मांग किसकी, डिमांड किसकी बढ़ जाएगी, कॉफी की डिमांड बढ़ जाएगी। परिवर्तन किसके हो रहा है, चाय की कीमत में परिवर्तन हो रहा है, जबकि डिमांड किसकी बढ़ रही है, कॉफी की डिमांड बढ़ रही है। तो चाय व कॉफी है, यहां पर कौन सा लोच कहलाएगा, आड़ी या तिरछी लोच कहलाएगा। यानी जहां पर जो स्थानापन्न वस्तुएं होती है वहां पर कौन सी लोच बनती है, आड़ी लोच बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अल्पकाल में क्या आशय है। अल्पकाल किसे कहते हैं, अल्पकाल वह समय होता है जहां पे उत्पादन के एक साधन को स्थिर रखा जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, स्थिर संसाधन कहते हैं। जैसे भूमि है, भवन है, मशीनरी है, इनको स्थिर संसाधन कहा जाता है, क्योंकि अल्पकाल में इसको हम चेंज नहीं कर सकते हैं। जबकि अन्य संसाधन को परिवर्तनशील रखा जाता है, जैसे श्रम है, श्रम को हम 5 घंटे से 6 घंटे करा सकते हैं। जहां पर 5 कर्मचारी काम करे वहां पर 6, 7, 8 कर्मचारी बढ़ा सकते हैं। इसलिए अल्पकाल वह समय होता है जहां पर उत्पादन के एक साधन को स्थिर रखा जाता है व दूसरे संसाधन को परिवर्तनशील रखा जाता है, जैसे श्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है पूर्ति वक्र क्या है, इसका ढाल कैसा होता है। यह भी अच्छा क्वेश्चन है एग्जाम के दृष्टिकोण से। तो पूर्ति वक्र क्या है, पूर्ति का नियम आपको आता है तो पूर्ति वक्र आपको आता है। पूर्ति का नियम यह कहता है कि वस्तु की जो प्राइस होती है वो बढ़ने पर इसकी सप्लाई भी बढ़ जाती है, प्राइस कम होने पर सप्लाई भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो पूर्ति वक्र ये बताता है कि जो कीमत है, जो इसकी पूर्ति है, इसके बीच के संबंध को बताता है। क्यों, कीमत बढ़ेगी तो सप्लाई बढ़ेगी, कीमत कम होगी तो सप्लाई भी कम हो जाएगी। इसका ढाल कैसा होता है, इसका ढाल होता है धनात्मक। ये हमारा पूर्ति वक्र होता है, ये हमारा ढाल क्या रहेगा, धनात्मक कहलाएगा। और मांग वक्र का हमेशा क्या होता है, ऋणात्मक होता है, जबकि पूर्ति वक्र ढाल क्या होता है, सप्लाई वक्र कौन सा होता है, हमेशा धनात्मक। क्योंकि प्राइस में जिस दिशा में परिवर्तन होता है उसी दिशा में इसकी पूर्ति में क्या होता है, परिवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है सीमांत संभावना वक्र को समझाइए। सीमांत संभावना वक्र यानी उत्पादन वक्र पूछा गया है। अर्थव्यवस्था में संसाधन क्या होते हैं, सीमित मात्रा में होते हैं। मान लो कि एक उत्पादक को 2 वस्तु को निर्माण करना है और संसाधन क्या है, सीमित मात्रा में है। यदि एक संसाधन की मात्रा बढ़ानी है तो दूसरा में क्या करना पड़ेगा, त्याग करना पड़ेगा, क्योंकि संसाधन क्या है, सीमित मात्रा में है। यानी 2 वस्तुओं के संयोग को जहां पर उत्पादन के संसाधनों का पूर्णतः यूज हो रहा है, इस संयोग को हम क्या कहेंगे, उत्पादन संभावना संयोग कहते हैं। इसका वक्र बनता है ना इस टाइप वाला, क्योंकि ये अक्ष वस्तु मान लो, यहाँ पर वाई वस्तु मान लो, यहाँ पर मान लो इतना उत्पादन हो रहा था अक्ष वस्तु का, वाई का हो रहा था इतना। यदि हमें वाई वस्तु की मात्रा बढ़ानी है तो हमें अक्ष वस्तु की मात्रा का इतना त्याग करना पड़ेगा। यदि वाई वस्तु की मात्रा और बढ़ानी है तो हमें अक्ष वस्तु की मात्रा का इतना त्याग करना पड़ेगा। यदि वाई वस्तु की मात्रा इतनी बढ़ानी है तो हमें अक्ष वस्तु की मात्रा का त्याग करना पड़ेगा। यदि वाई वस्तु इतनी मात्रा बढ़ानी है तो अक्ष वस्तु कितनी करना पड़ेगा, 0 करना पड़ेगा। यानी कि जब एक वस्तु की मात्रा बढ़ाई जाती है तो दूसरी वस्तु की मात्रा त्याग करना पड़ता है। इससे संयोग जहां पर उपलब्ध संसाधन से 2 वस्तुओं को प्राप्त किया जा सकता है उसे हम कहते हैं सीमांत संभावना वक्र या उत्पादन संभावना वक्र, जो इस प्रकार का बनेगा, पीपीसी वक्र कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र में अंतर।
फ्रेंड्स 100% क्वेश्चन आएगा, 100%। आप एग्जाम के अंदर ये पूरा पूरा छपने वाला है। तो देखिए व्यष्टि और समष्टि। व्यष्टि के अंदर हम क्या करते हैं कि एक व्यक्तिगत इकाई का अध्ययन करते हैं, जबकि समष्टि में क्या करते हैं, संपूर्ण इकाइयों का अध्ययन किया जाता है। 2 नंबर हो जाएगा। इसमें हम मांग और पूर्ति का अध्ययन करते हैं, जबकि समष्टि के अंदर समग्र मांग समग्र पूर्ति का अध्ययन करते हैं। इसमें व्यक्तिगत आय व्यक्तिगत व्यय का अध्ययन करते हैं, जबकि समष्टि के अंदर संपूर्ण अर्थव्यवस्था का यानी कि राष्ट्रीय आय राष्ट्रीय व्यय का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, आर्थिक समस्या उत्पन्न होने के कारण बताइए। आर्थिक समस्या उत्पन्न होने के कारण है कि सबसे पहला कारण यही माना जाता है कि अर्थव्यवस्था में संसाधन की क्या होती है, मात्रा सीमित होती है, यानी कि संसाधनों का सीमित होना, जबकि आवश्यकताओं का असीमित होना, और जितने भी संसाधन होते हैं इनके वैकल्पिक प्रयोग किए जाते हैं। फॉर एग्जांपल बिजली का प्रयोग हम लाइट जलाने में कर सकते हैं, बिजली का प्रयोग हम मशीनों को चलाने में कर सकते हैं, बिजली का प्रयोग हम कपड़े धोने मशीन में कर सकते हैं, इस्त्री कर सकते हैं। इस प्रकार जितने भी संसाधन होते हैं इसके वैकल्पिक प्रयोग होते हैं। यही इसकी क्या मानी जाती है, समस्या मानी जाती है, क्योंकि हमें एक विकल्प का चयन करना होता है, क्योंकि संसाधन क्या होते हैं, सीमित मात्रा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अर्थव्यवस्था की प्रमुख केंद्रीय समस्या बताइए। अर्थव्यवस्था में केंद्रीय समस्या 3 प्रकार की है। सबसे पहली समस्या यह आती है कि अर्थव्यवस्था में उत्पादन कितना करें, किस वस्तु उत्पादन करें। तो यह सबसे पहली समस्या आती है, उत्पादन उपभोग वस्तुओं का करें या उत्पादन पूंजीगत वस्तुओं का करें। उपभोग वस्तुएं जिससे व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है वो उपभोग वस्तु कहलाता है, जबकि पूंजीगत वस्तुएं जिनके माध्यम से वस्तु बनाई जाती है वे पूंजीगत वस्तु कहलाती है। तो सबसे पहले समस्या क्या है कि उत्पादन किसका करे, कितना करे। तो इसका समाधान कहां पे किया जा सकता है, तो इसका समाधान किया जा सकता है, उत्पादन संभावना वक्र बनाएंगे, ये पीपीसी वक्र बोलते हैं। इस उत्पादक क्या करेगा, किसी एक संयोग का निश्चित करके इस समस्या का दूर किया जा सकता है। मान लो ये उपभोग वस्तु है, ये पूंजीगत वस्तु है, तो इस बिंदु को सिलेक्ट किया है तो इतना तो वो करेगा उपभोग वस्तु, इतना करेगा वो पूंजीगत वस्तु का। या इस बिंदु को सिलेक्ट करेगा, इतना तो वो करेगा उपभोग वस्तु और इतनी करेगा वो पूंजीगत वस्तुएं। क्योंकि एक संसाधन बढ़ाने के लिए दूसरे संसाधन में कमी करनी पड़ती है, क्योंकि संसाधन हमारे पास में क्या होते हैं, लिमिटेड मात्रा में होते हैं। तो पहली समस्या क्या है, उत्पादन किन वस्तुओं का किया जाए। 2 नंबर हमारे पास समस्या आती है कि उत्पादन किसके द्वारा किया जाए, क्योंकि उत्पादन की तकनीक 2 प्रकार की है। एक तो मशीनों के माध्यम से उत्पादन कर सकते हैं, एक हम कर सकते हैं श्रमिक के माध्यम से। तो इस उत्पादन संभावना के माध्यम से, वक्र के माध्यम से किसी एक बिंदु का चयन करेंगे तो हम उस समस्या का समाधान कर सकते हैं। 3 नंबर समस्या आती है, उत्पादन किसके लिए किया जाए, क्योंकि अर्थव्यवस्था में जितने भी वर्ग होते हैं, व्यक्ति होते हैं, उनको 2 भागों में बांटा गया, एक अमीर वर्ग या एक गरीब वर्ग। यदि उत्पादन अमीर वर्गों के लिए बनाएंगे तो क्वालिटी अच्छी रखनी पड़ेगी, जिससे प्राइस बढ़ जाएगी। प्राइस बढ़ने से गरीब लोग उनको परचेज नहीं कर पाएंगे। यदि हम गरीब लोगों के लिए वस्तु बनाएंगे तो क्वालिटी घटिया रखनी पड़ेगी, क्योंकि कीमतें क्या रखनी पड़ेगी, कम। तो कीमत कम होगी तो क्वालिटी भी घटिया होगी, जिससे अमीर लोग परचेज नहीं कर पाएंगे, तो अर्थव्यवस्था में क्या हो जाएगा, असंतुलन की स्थिति हो जाती है। इसलिए 3 नंबर समस्या, उत्पादन किसके लिए किया जाए, तो इसका समाधान कहां से निकाल सकते हैं, उत्पादन संभावना वक्र के माध्यम से किसी एक बिंदु का सिलेक्ट करके इस समस्या का समाधान निकाला जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुल उपयोगिता व सीमांत उपयोगिता में संबंध। यह भी 100% वाला क्वेश्चन है, कुल उपयोगिता व सीमांत उपयोगिता। तो कुल उपयोगिता क्या होती है कि जैसे जैसे वस्तु का उपभोग करते हैं तो हमारी संतुष्टि क्या होती है, बढ़ती जाती है। यदि लगातार वस्तु उपभोग करेंगे तो हमारी जो संतुष्टि होती है वो घटती दर से बढ़ती है, क्योंकि जब खाना खा लेते हैं तो उस वस्तु की हमारे लिए उपयोगिता क्या हो जाती है, घटती जाती है। और एक समय ऐसा आता है कि उस वस्तु को उपभोग करने पर कुल उपयोगिता में क्या आती है, कमी आती है। आपने क्वेश्चन पढ़ा हुआ है ना, इसलिए मैं शॉर्ट में करवा रहा हूं, बिकॉज कि हमारे पास 100 क्वेश्चन कवर करना है।
तो जब कुल उपयोगिता प्रारंभ में क्या होती है, बढ़ती दर से बढ़ती है, फिर क्या होती है, जैसे जैसे वस्तु भोग करते जाते हैं कुल उपयोगिता क्या होती है, घटती दर से बढ़ती है और क्या हो जाती है, अधिकतम में हो जाती है। यदि इस वस्तु के बाद में भी हम वस्तु का भोग करते जाते हैं तो हमारी जो कुल उपयोगिता क्या हो जाती है, गिरने लग जाती है। अब बात करते हैं सीमांत उपयोगिता। जब कुल उपयोगिता बढ़ती दर से बढ़ती है तो सीमांत उपयोगिता भी क्या होती है, बढ़ती है। जब कुल उपयोगिता घटती दर से बढ़ती है तो सीमांत उपयोगिता क्या हो जाती है, घटने लग जाती है। जब कुल उपयोगिता अधिकतम होती है तब हमारी सीमांत उपयोगिता क्या हो जाती है, शून्य हो जाती है। और जब कुल उपयोगिता गिरने लगती है तो हमारी सीमांत उपयोगिता कहां चली जाती है, ऋणात्मक चली जाती है। यह इनका क्या कहलाएगा, संबंध। तो मैंने डायग्राम के माध्यम से समझाया है और आप एग्जाम के अंदर आए तो थ्योरेटिकल लिख सकते हो ना। प्रारंभ में जब सीमांत उपयोगिता बढ़ती है तो कुल उपयोगिता बढ़ती दर से बढ़ती है। जब सीमांत उपयोगिता गिरने लग जाती है कुल उपयोगिता घटती दर से बढ़ती है। जब ये शून्य हो जाती है तो ये अधिकतम हो जाती है और जब ये गिरने लगती है मीन्स कि ये ऋणात्मक हो जाती है तो कुल उपयोगिता क्या हो जाती है, घटने लग जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पूर्ति के नियम को समझाइए। पूर्ति के नियम, पूर्ति का नियम मैंने अभी डिस्कस किया था कि अन्य बातें स्थिर रहने पर जब वस्तु की प्राइस बढ़ती है तो बाजार में उस वस्तु की सप्लाई भी बढ़ जाती है, क्योंकि कीमत बढ़ने पर उत्पादक को अधिक प्रॉफिट मिलता है, वो अधिक उत्पादन करेगा और बाजार में सप्लाई बढ़ जाती है। इसके विपरीत जब वस्तु की प्राइस कम हो जाती है तो बाजार में उस वस्तु की सप्लाई भी क्या हो जाती है, कम हो जाती है और कीमत व वस्तु की पूर्ति में धनात्मक संबंध पाया जाता है। यदि इसको हम डायग्राम में शो करना चाहते हैं तो डायग्राम किस टाइप से बनेगा, ये हमारा धनात्मक वक्र बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंधिमान वक्र को चित्र सहित समझाइए। तो फ्रेंड्स 100% वाला क्वेश्चन है, ढंग से अच्छे से समझ के जाना है, एग्जाम के अंदर ये छपने वाला है। अंधिमान वक्र को समझाइए। अंधिमान वक्र आपने बनाया हुआ है, ये किस प्रकार का होता है, आईसी वक्र कहा जाता है। इसके अंदर क्या होता है, उपभोक्ता को प्रत्येक बिंदु पर क्या मिलती है, समान संतुष्टि मिलती है और दो वस्तु की भिन्न भिन्न इकाइयां प्राप्त की जाती है। एक वस्तु की मात्रा अधिक प्राप्त करने के लिए दूसरी वस्तु की मात्रा का त्याग करना पड़ता है, क्योंकि संतुष्टि का स्तर क्या रहना चाहिए, समान रहना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल यदि आप मान लीजिए कि एक आइसक्रीम खा रहे हो और आप 2 कचौरी खा रहे हो, आपको संतुष्टि मिलती है दोनों खाने से, मान लेते हैं अम्ल संतुष्टि मिलती है। यदि आप आइसक्रीम 2 खाओगे और आप कचौरी भी 2 खा रहे हो तो बताओ जो यहां से संतुष्टि मिल रही थी क्या उतनी अभी मिलेगी क्या, नहीं। अब हमारी संतुष्टि क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। जब हम 2 कचौरी खा रहे थे अभी 2 खा रहे हैं, पहले एक हम आइसक्रीम खा रहे थे अब 2 आइसक्रीम खा रहे हैं, तो संतुष्टि क्या मिलती है, ज्यादा मिलती है। तो आपने इसमें वृद्धि गर्दी इसमें कमी नहीं की है तो अंधिमान वक्र नहीं कहलाएगा, क्योंकि समान संतुष्टि प्राप्त करना ही इसका क्या रहता है, टारगेट है। यदि इसकी मात्रा बढ़ाएंगे तो इसमें हमें क्या करनी पड़ेगी, कमी करनी पड़ेगी। यही हमारा क्या कहलाता है, आईसी वक्र कहलाता है। आप इसको अच्छे से ओनली डिस्कस किया जा रहा है यहाँ पर, आप इसको अच्छे से समझ के जाना है। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि सीमांत प्रतिस्थापन दर यानी एमआरएस को तालिका से समझाइए। बेस्ट क्वेश्चन है। जो हमारा अंधिमान वक्र जो तालिका बनाई जाती है उसके अकॉर्डिंग ही या उसके द्वारा ही हमारी सीमांत प्रतिस्थापन दर की तालिका बनती है। मैं आपको एक बार बता देता हूं कैसे बनती है। एक्स वस्तु है, ये हमारी कौन सी है, वाई वस्तु है। हमें 2 वस्तु उपभोक्ता है, 2 वस्तु को भोग कर रहा है। मान लीजिए कि यहाँ पर 0 वस्तु प्राप्त कर रहा था, यहाँ पे वो प्राप्त कर रहा था 100 वस्तु। यदि इसकी अधिक इकाई प्राप्त करना चाहता है तो इसमें क्या करनी पड़ेगी, कमी करनी पड़ती है, क्योंकि संतुष्टि का स्तर क्या रहना चाहिए, समान रहना चाहिए। यदि हम इसका मात्रा बढ़ा के 10 से 20 कर देते हैं तो हमें इसकी मात्रा क्या करनी पड़ेगी, कमी करनी पड़ेगी। कमी कैसे की जाती है, इनका जो अंतर हो हमेशा क्या रहना चाहिए, बढ़ते क्रम। तो एक अच्छा ट्रिक है, 90 में से 20 घटाओ कितना आ जाएगा, 70 आ जाएगा।
यदि आप इसकी अधिक मात्रा और प्राप्त करना चाहते हो, इसका अधिक मात्रा यूज करें तो संतुष्टि बढ़ेगी, इसलिए हम इसमें क्या करनी पड़ेगी, संतुष्टि समान लाने के लिए कमी करनी पड़ेगी। तो हम क्या कर सकते हैं कि 70 में से 30 घटाओ, आपके पास कितना आएगा 40। यदि आप इसकी 40 इकाई उपभोग करोगे तो हम इसमें क्या करनी पड़ेगी, कमी। कमी कितनी करें, क्योंकि अंतर हमेशा क्या रहना चाहिए, बढ़ते क्रम। अगर ये अच्छे से नहीं आए तो क्या करना है, 40 में से 40 घटाओ, आपके पास कितना आ जाएगा 0। तो ये जो संयोग है 0 100, 10 और 100 इकाई, 20 व 70 इकाई, 30 व 40 इकाई, 40 व 0 इकाई, यहाँ पर प्रत्येक संयोग पर हमें जो संतुष्टि मिलती है वो हमेशा क्या रहती है, समान रहती है। ये तो हमारा कहलाता है अंधिमान वक्र की तालिका। यदि इसको तालिका को यदि डायग्राम में शो करेंगे तो किस प्रकार की बनेगी, ये इस टाइप से बन जाएगी, हमारा आईसी वक्र है। और इस तालिका के माध्यम से क्या निकलेगा, आपके पास में MRS निकलेगा। कैसे, इसका डिफरेंस लेना, प्रारंभ में तो क्या नील आ जाएगा। 0 से 10 इकाई बढ़ाने पर हमने कितनी कमी कर दी, 100 से 90, कितना अंतर आ गया, 10 का अंतर आ गया। यहाँ पे 10 इकाई प्राप्त करने के लिए हमें कितने का त्याग कर दिया, 20 का त्याग कर दिया। यहाँ पर हमने 10 इकाई प्राप्त करने के लिए हमें कितना का त्याग कर दिया, 70 में से 40 गया, 30 का त्याग कर दिया। और जो इसकी 10 इकाई प्राप्त करने के लिए हमने कितना का त्याग कर दिया, हमने 40 इकाई का त्याग कर दिया। ये हमारी कहलाती है MRS कहलाती है, सीमांत दर कहलाती है, जो कंटिन्यू क्या होती है, बढ़ती जाती है, ताकि हमारा प्रत्येक संयोग पर संतुष्टि का स्तर क्या रहे, समान रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्ण प्रतिस्थापन वस्तुओं के संबंध में अंधिमान वक्र समझाइए। ये 100% वाला क्वेश्चन है फ्रेंड्स। अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि अभी हमने जो डिस्कस किया था कि जो हमारा आईसी वक्र अंधिमान वक्र होता है वो क्या होता है, उल्टोदर होता है। यह तो हमारा सामान्य वस्तु के अंदर है, लेकिन पूछा क्या है, पूर्ण प्रतिस्थापन वस्तु के अंदर। तो ध्यान रखना है फ्रेंड्स, पूर्ण प्रतिस्थापन वस्तु के अंदर जो हमारा आईसी वक्र होता है वो क्या होता है, ऋणात्मक प्रवृत्ति का होता है। ध्यान रखना है, सामान्य तो क्या होता है, ये उल्टोदर होता है, जबकि पूर्ण प्रतिस्थापन वस्तु के संबंध में हमारा आईसी वक्र क्या बनेगा, ऋणात्मक प्रवृत्ति का बनता है। ऐसा क्यों होता है, तो देखिए इसमें क्या होता है, जब एक वस्तु की मात्रा अधिक प्राप्त की जाती है तो दूसरी वस्तु की मात्रा में कमी तो आएगी, लेकिन जो कमी आने का जो अनुपात रहता है वो क्या रहता है, समान। जैसे कि हमें मान लो कि पेमेंट करना है 100 रुपए का, या तो हम 5 रुपए के नोट के हिसाब से कर ले, या मान लो 5 रुपए का क्या करना है, सिक्के में करना है। 100 रुपए का भुगतान हम 5 रुपए के तो 2 नोट दे रहे हैं, तो 5 दूनी 10, तो हम सिक्के कितने देंगे, सिक्के देंगे इसको हम 18 सिक्के देंगे। यदि हम नोट देना चाहते हैं 4, सिक्के कितने देने पड़ेंगे, 100 रुपए पेमेंट करने के लिए 16। हम नोट दे रहे हैं 6, सिक्के कितने देने पड़ेंगे, 14। नोट दे रहे हैं 8, सिक्के देने पड़ेंगे 12। नोट दे रहे हैं 10, तो सिक्के देने पड़ेंगे हमें 10। तो इसमें एक मात्रा अधिक प्राप्त करने के लिए दूसरे का त्याग तो करना पड़ रहा है, लेकिन त्याग करने का जो अनुपात देखो, प्रत्येक स्थिति में क्या आ रहा है, 2-2 की कमी आ रही है, जबकि प्रत्येक स्थिति में क्या आ रही है, 2-2 की वृद्धि हो रही है। तो इसलिए हमेशा क्या रहता है, धनात्मक। ये ध्यान रखना है हमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्च अंधिमान वक्र उपयोगिता के उच्च स्तर को शो करता है, यानी दर्शाता है। यह अंधिमान यानी कि आईसी वक्र की विशेषता दे रखी है, हमारा पढ़ा हुआ है। जो आईसी वक्र बनता है ये उल्टोदर होता है, और ये मूल बिंदु से जितने नजदीक में रहता है उतनी ही कम संतुष्टि देता है, और ये मूल बिंदु से जितनी अधिक दूरी पर रहता है ये उतनी क्या देता है, अधिक संतुष्टि को दर्शाता है। कैसे, ये अक्ष वस्तु है, यहाँ पर वाई वस्तु है। अक्ष वस्तु कितनी इकाई प्राप्त कर रहे हैं तो वाई कितनी करेंगे, अक्ष कितनी इकाई बराबर प्राप्त कर रहे हैं वाई कितनी करेंगे, और आई से 2 पर हम क्या करेंगे, वाई कितनी। तो यहाँ पर अक्ष वस्तु की समान इकाई प्राप्त की जा रही है, जबकि अलग अलग आईसी वक्र पर वाई वस्तु की अलग अलग मात्रा प्राप्त की जा रही है।
जो आईसी वक्र मूल बिंदु से अधिक दूरी पर है उस पर हम अधिक इकाई प्राप्त कर रहे हैं, यानी कि जब अधिक इकाई प्राप्त करेंगे तो अधिक संतुष्टि मिलेगी। इस प्रकार जो मूल बिंदु से अधिक दूरी पर आईसी वक्र होता है वह अधिक संतुष्टि देता है, यानी उच्च अधिमान वक्र उपयोगिता के उच्च स्तर को दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है हमारे पास, दो अंधिमान वक्र कभी एक दूसरे को नहीं काटते हैं। ये इसकी विशेषता है, कभी भी आईसी वक्र है एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करते हैं। यदि प्रतिच्छेद कर रहे हैं तो कभी भी समान संतुष्टि नहीं देंगे, क्योंकि आईसी वक्र वही होता है जहां पर उपभोक्ता को समान संतुष्टि प्राप्त होती है। फॉर एग्जाम्पल ले लेते हैं कि ये आपको आईसी वक्र दे रखा है फर्स्ट और ये आईसी वक्र दे रखा है सेकंड। आईसी वक्र के प्रत्येक बिंदु पर उपभोक्ता को क्या मिलती है? समान संतुष्टि मिलती है। मान लेते हैं कि इसका एक बिंदु ले लेते हैं और इसका ये वाला बिंदु ले लेते हैं। IC1 का ये वाला बिंदु ले लेते हैं और ये वाला बिंदु ले लेते हैं। IC1 पर P और Q क्या है? समान संतुष्टि शो करेगा, क्योंकि प्रत्येक बिंदु पर समान संतुष्टि मिलती है। IC2 पर हम इसको यहाँ पे M ले लेते हैं, यहाँ पर हमने Q ले लिया। अब इसको समीकरण में शो करते हैं। IC1 पर जो Q बिंदु है P बिंदु है, दोनों क्या शो करते हैं? समान संतुष्टि शो करेंगे, इसलिए Q बराबर P आ जाएगा। IC2 पर क्या है? Q व M पर समान संतुष्टि दे रहा है, इसलिए इसको समीकरण में लिख देंगे Q बराबर M, यानी ये दोनों Q के बराबर है, तो यानी कि P बराबर M। क्या समीकरण तो कहती है कि P पर और M पर समान संतुष्टि मिलती है। क्या वक्र में देखने में समान संतुष्टि मिल रही है क्या? क्योंकि y वस्तु समान मिल रही है, जबकि अक्ष वस्तु की M पर और P पर अधिक इकाई मिल रही है, यानी कि P की तुलना पर M की अधिक इकाई मिल रही है। अधिक इकाई का मतलब क्या है? संतुष्टि ज्यादा मिलेगी, यानी कि कभी भी आईसी वक्र एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करते हैं, क्योंकि करेंगे तो हमारा जो आईसी वक्र है समीकरण के अकॉर्डिंग तो कहेगा समान संतुष्टि, जबकि रियल में तो शो हो रहा है कि एक की तुलना में दूसरी संतुष्टि ज्यादा देते हैं, इसलिए आईसी वक्र कभी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बजट रेखा को तालिका व चित्र के द्वारा समझाइए। मैंने अभी डिस्कस किया था कि बजट सेट क्या होता है, कि दो वस्तुओं का उपभोग करने पर या परचेज करने पर उपभोक्ता अपनी संपूर्ण आय का उपभोग करता है, इससे संयोग को बोलते हैं बजट सेट, और जब इसको हम डायग्राम में शो करते हैं तो बजट रेखा कहलाती है। तो बजट रेखा क्या होती है, यानी कि ये आपको डायग्राम दे रखा है जिसके अंदर ये बजट रेखा है। यहां पर उपभोक्ता की संपूर्ण आय पर अक्ष वस्तु प्राप्त की जा रही है, संपूर्ण आय पर वही वस्तु की मात्रा प्राप्त की जाती है। तो यहाँ पे x वस्तु दे दी, यहाँ पर y वस्तु दे दी है। एक वस्तु की मात्रा अधिक प्राप्त करने के लिए दूसरे में क्या करना पड़ेगा? त्याग करना पड़ेगा, क्योंकि उपभोक्ता के पास जो रुपए है वो सीमित भी है और सारे के सारे खर्च करना चाहता है। प्रारंभ में मान लो कि इतना इतना दे रखा है, x कितनी का आ रही है, y कितनी आ रही है। यदि उससे y की मात्रा अधिक प्राप्त करनी है तो उसे x की मात्रा का क्या करना पड़ेगा? त्याग करना पड़ेगा, क्योंकि संपूर्ण आय का व्यय करना है। संपूर्ण आय क्या है? लिमिट मात्रा में है। यदि y की अधिक इकाई प्राप्त करनी पड़ेगी तो x की इकाई का त्याग करना पड़ेगा, क्योंकि इनकम उपभोक्ता के पास में क्या है? सीमित मात्रा में है। तो ये हमारा क्या कहलाता है? बजट रेखा होती है, जो एक ऋणात्मक प्रवृत्ति की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि बजट रेखा की प्रवणता की व्युत्पत्ति को समझाइए। मैंने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि बजट रेखा की प्रवणता क्या होती है? माइनस का P1 बटे P2 होता है, यानी एक वस्तु की मात्रा अधिक प्राप्त करने के लिए दूसरी वस्तु की मात्रा का हमें क्या करना पड़ता है? त्याग करना पड़ता है। यदि इसको हम डायग्राम में शो करते हैं तो ये बजट रेखा दे रखी है। प्रारंभ के अंदर ये आपको अक्ष वस्तु इतनी दे रखी है, y वस्तु इतनी दे रखी है। यदि y वस्तु की मात्रा बढ़ानी है तो हमें अक्ष वस्तु की मात्रा का क्या करना पड़ेगा? त्याग करना पड़ेगा। ये जो है ना, ये वाला
ये हमारा कहलाएगा, यहाँ पे एक समीकरण आएगी, यहाँ पे समीकरण आएगी, इसके द्वारा हम समीकरण को रखेंगे, समीकरण को सोल्व करेंगे तो लास्ट में हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस का P1/P2 आ जाएगा। आप इसको अच्छे से देखना है, मोस्ट क्वेश्चन है, एग्जाम में आने के लायक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपभोक्ता की आय में परिवर्तन का बजट सेट में या फिर बजट रेखा में क्या प्रभाव पड़ता है। अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि बजट सेट में दो प्रकार से परिवर्तन आता है, एक तो उपभोक्ता की आय के द्वारा आता है, एक वस्तु की कीमत के द्वारा आता है। तो आय में परिवर्तन बताओ कितने प्रकार से होता है। आय तो या तो उपभोक्ता की बढ़ती है या फिर आय क्या होती है, उपभोक्ता की कम हो जाती है। अभी हम देखते हैं कि उपभोक्ता के आय बढ़ने पर, ये हमारे पास क्या दे रखा है, बजट रेखा दे रखी है, जहां पर आय पर अक्ष वस्तु प्राप्त की जा रही है और आय पर वही वस्तु की मात्रा प्राप्त की जा रही है। यदि उपभोक्ता की आय बढ़ जाती है, क्योंकि प्राइस क्या रहती है, फिक्स रहती है, पहले जितनी प्राइस है अभी उतनी प्राइस है, लेकिन जब हमारी इनकम बढ़ जाती है और हमें संपूर्ण इनकम को इन्हीं दो वस्तुओं पर खर्च करना है, तो बताओ डिमांड बढ़ेगी या डिमांड कम होगी। डिमांड बढ़ जाएगी। हम अधिक इनकम पर दोनों वस्तु की मात्रा क्या करेंगे, अधिक प्राप्त करेंगे, इसलिए हमारा जो ये बजट रेखा कहां खिसक जाएगा, आगे की तरफ। यदि हमारी इनकम कम हो जाती है, वस्तु की प्राइस सेम टू सेम रहती है, तो हम क्या करेंगे, उस इनकम से वस्तु की मात्रा कम परचेज कर पाएंगे, इसलिए जो हमारा वे वक्र कहां खिसक जाएगा, पीछे की तरफ खिसक जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि वस्तु की कीमत में परिवर्तन का बजट सेट पे क्या प्रभाव पड़ता है। अब इस बार हमारे पास में क्या दे रखी है, प्रारंभ में तो ये हमने मान लेते हैं कि इनकम के ऊपर अक्ष वस्तु प्राप्त कर रहे हैं और इनकम के ऊपर हम वही वस्तु की मात्रा प्राप्त कर रहे हैं। कीमत क्या रहेगी, परिवर्तनशील, जबकि उपभोक्ता की आय क्या रहेगी, स्थिर। अब देखो कि हमारी इनकम उतनी उतनी है, वस्तु की प्राइस कम हो जाती है तो हम सेम रुपए से वस्तु की मात्रा क्या कर पाएंगे, ज्यादा परचेज कर पाएंगे। इसलिए जब वस्तु की कीमत कम होती है तो हम अधिक वस्तु की डिमांड करते हैं, हमारा जो बजट है कहां खिसक जाएगी, आगे की तरफ। यदि वस्तु की प्राइस बढ़ जाती है तो हम सेम अमाउंट पर कम वस्तु परचेज कर पाएंगे, यानी उपभोक्ता कम वस्तु क्रय कर पाएगा, जिसकी वजह से जो बजट रेखा कहां खिसक जाती है, पीछे की तरफ खिसक जाती है। दोनों मोस्ट क्वेश्चन है और दोनों में से 100% एक तो आ ही जाएगा एग्जाम के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, उपभोक्ता का इष्टतम चयन या संयोग या संतुलन को चित्र द्वारा समझाना है। मैंने अभी डिस्कस किया था कि उपभोक्ता की जो इष्टतम संयोग की शर्तें क्या है कि बजट रेखा अंधिमान वक्र के स्पर्श होना चाहिए और अंधिमान वक्र क्या होना चाहिए, उन्तोदर होना चाहिए। तो डायग्राम में शो कर लेते हैं एक बार। ये आपको दे रखा है बजट रेखा और यहाँ पे दे रखा है एक अंधिमान वक्र है हमारे पास फर्स्ट, एक दे रखा है अंधिमान वक्र सेकंड, एक दे रखा हमारे पास है थर्ड। शर्तें कौन सी है कि अंधिमान वक्र बजट रेखा के स्पर्श होना चाहिए। ये जो IC2 वक्र बजट रेखा के स्पर्श हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है। IC3 बजट रेखा के स्पर्श हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है। कौन सा हो रहा है, IC1 बजट रेखा पे स्पर्श हो रहा है और IC वक्र कौन सा है, उन्तोदर भी है, यानी ये वाला जो बिंदु है यहाँ पर क्या होता है, उपभोक्ता को अधिकतम संतुष्टि मिलेगा। इस स्थिति में अक्स कितनी मात्रा परचेज करेगा, वाई कितनी मात्रा परचेज करेगा, जिससे उसकी संपूर्ण आय भी खर्च हो जाएगी, उसको अधिक से अधिक क्या मिलेगी, संतुष्टि प्राप्त होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, सामान्य वस्तुओं पर आय का प्रभाव बताओ। सामान्य वस्तुओं पर आय का प्रभाव, यानी जब हमारी इनकम बढ़ती है तो हम सामान्य वस्तु की डिमांड में क्या कर देते हैं, वृद्धि कर देते हैं, और जब हमारी इनकम कम हो जाती है तो हम वस्तु की डिमांड क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं। दोनों में कौन सा संबंध होता है, धनात्मक संबंध। जिस दिशा में आय में परिवर्तन होता है उसी दिशा में क्या होती है, वस्तु की डिमांड में परिवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न स्तरीय वस्तुओं पर आय का प्रभाव बताइए। यानी कि जब हमारी इनकम बढ़ती है
तो निम्न स्तरीय यानी कि घटिया क्वालिटी की वस्तुएं, गिफिन वस्तुओं की डिमांड क्या हो जाती है, कम हो जाती है। क्योंकि जब हमारी इनकम बढ़ती है तो घटिया किस्म की वस्तुओं को हम कम परचेज करते हैं, अच्छी क्वालिटी परचेज करने लग जाते हैं। और जब हमारी इनकम कम हो जाती है तो हम क्या करते हैं कि घटिया क्वालिटी की वस्तुएं, इसकी डिमांड बढ़ा देते हैं। यानी दोनों में कौन सा संबंध होता है, ऋणात्मक। यानी कि गिफिन वस्तुएं जब इनकम बढ़ती है तो डिमांड कम हो जाती है, जब इनकम कम होती है तो डिमांड बढ़ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्थानापन्न वस्तुएं व पूरक वस्तुओं को समझाइए। मोस्ट वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, एग्जाम में आने का 100% चांस है। एक नंबर का पूछा जा सकता है कि स्थानापन्न वस्तुएं कीमत में क्या संबंध है, पूरक वस्तुएं व कीमत में क्या संबंध है, इसका डायग्राम बनाओ, इसकी परिभाषा लिखो, इसकी तालिका बनाओ। ये अच्छा क्वेश्चन है। देखो, स्थानापन्न वस्तुएं क्या होती है? स्थानापन्न वस्तुएं वे वस्तुएं होती है जिनका प्रयोग एक वस्तु के स्थान पर दूसरी वस्तु का किया जाता है। यानी दोनों वस्तुओं का प्रयोग साथ में नहीं करते हैं। जैसे चाय और कॉफी, ऐसा कभी नहीं होता कि एक कप से तो हम चाय पी रहे हैं, दूसरे से कॉफी पी रहे हैं। तो इसलिए जब चाय पिएंगे कॉफी को हम त्यागेंगे, जब कॉफी पिएंगे तो चाय का यूज नहीं करेंगे। तो जब एक के स्थान पर दूसरे का प्रयोग होता है तो उससे वे वस्तु कहलाती है स्थानापन्न वस्तुएं। तो इसमें क्या होता है कि जब एक की प्राइस बढ़ती है, यानी चाय की प्राइस बढ़ जाएगी, डिमांड किसकी बढ़ जाएगी, कॉफी की। क्योंकि चाय की प्राइस बढ़ने पर डिमांड किसकी घटेगी, चाय की। तो लोग क्या करेंगे, कॉफी का प्रयोग बढ़ा देंगे। तो ऐसी वस्तु कहलाती है स्थानापन्न। इससे मैं आपको डायग्राम के माध्यम से अच्छे से समझा देता हूं। मान लो कि ये चाय की दे रखी है कीमत और यहां पे मात्रा दे रखी है किसकी, कॉफी की ले लेते हैं मात्रा यानी क्वांटिटी। प्रारंभ के अंदर कीमत दे रखी है हमारे पास ओपी, चाय की मात्रा दे रखी है ओक्यू, कॉफी की। यदि प्राइस बढ़ रही है किसकी, चाय की, चाय की प्राइस बढ़ेगी तो डिमांड किसकी कम होगी, चाय की। लेकिन डिमांड किसकी बढ़ेगी, कॉफी की। यानी जब चाय की कीमत बढ़कर ओपी से OP1 हो जाती है तो डिमांड किसकी बढ़ेगी, हमारी कॉफी की डिमांड बढ़ जाएगी। इसलिए दोनों में कौन सा संबंध पाया जाता है, धनात्मक संबंध पाया जाता है। अब आती है पूरक वस्तुएं। पूरक वस्तुएं वे वस्तुएं होती है जिनका प्रयोग साथ साथ किया जाता है। कार, पेट्रोल, शाई व मार्कर ऐसी वस्तुएं होती है जिनका एक के बिना दूसरा का यूज असंभव है। शाई खत्म हो गई तो मार्कर का कोई यूज नहीं हो सकता है। पेट्रोल या डीजल खत्म हो गया तो कार का, गाड़ी का कोई यूज नहीं हो सकता है। तो ऐसी वस्तुएं जिनका प्रयोग साथ साथ होता है वो सारी वस्तुएं कहलाती है पूरक वस्तुएं। जब एक की कीमत बढ़ती है तो दूसरे की डिमांड में क्या आती है, कमी आती है। जबकि यहां पर क्या होता है, जब एक की कीमत बढ़ती है दूसरे में क्या होती है, वृद्धि होती है ना। बट यहां पर क्या आएगा, एक की कीमत बढ़ेगी दूसरी डिमांड में कमी आएगी। कैसे, हम मान लेते हैं शाई की तो ले लेते हैं यहाँ पे कीमत, और पेन मान लो या मार्कर मान लो, मान लेते हैं क्वांटिटी। प्रारंभ के अंदर इतनी दे रखी है कीमत, ये दे रखी है हमारे पास इसकी क्वांटिटी यानी कि मात्रा दे रखी है। कीमत बढ़ गई शाई की P से P1, तो कीमत शाई की बढ़ेगी तो महंगे क्या हो जाएंगे, पेन हो जाएंगे, मार्कर हो जाएंगे, इसकी डिमांड क्या हो जाएगी, घट जाएगी। कीमत बढ़ने पर डिमांड में क्या आ जाएगी, कमी। तो इसका जो डायग्राम बनता है यानी कि जो मांग वक्र बनता है वो क्या बनता है, ऋणात्मक होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, मांग वक्र का बाईं तरफ शिफ्ट होना। मांग वक्र दो तरफ से शिफ्ट होता है, दाईं तरफ भी होता है और क्या होता है, बाईं तरफ होता है। तो इसको भी मैं आपको डायग्राम के माध्यम से अच्छे से समझा देता हूं। तो मान लो कि प्रारंभ के अंदर हमारे पास ये DD मांग वक्र है। तो अगर डायरेक्ट नहीं समझ में आता है तो मान लेते हैं कि वस्तु की कीमत दे रखी है यहाँ पे और ये दे रखी है मांग मात्रा। प्रारंभ के अंदर कीमत दे रखी है OP, वस्तु की मात्रा दे रखी है हमारे पास OQ। कीमत इसमें क्या रहेगी, स्थिर। मांग वक्र तभी शिफ्ट होता है जब अन्य कारक में परिवर्तन होता है लेकिन कीमतें क्या रहती है, स्थिर रहती है। जब कीमत स्थिर रह रही है और अन्य कार्य में परिवर्तन आ गया, फॉर एग्जाम्पल हमारी इनकम बढ़ जाती है,
इनकम बढ़ेगी तो बताओ डिमांड में कमी आएगी या वृद्धि आएगी? डिमांड भी बढ़ जाती है। मांग कीमत तो क्या रह रही है? स्थिर रह रही है। हमारी इनकम बढ़ जाती है जिसकी वजह से हमारी डिमांड भी बढ़ जाएगी। प्रारंभ के अंदर डीडी वक्र ऐसा दे रखा था, प्राइस व डिमांड कहां प्रतिशत हो रही है? यहाँ पर हमारा मांग वक्र कहां खिसक जाएगा? आगे की तरफ खिसक जाता है। कीमत स्थिर रहती है जबकि हमारी इनकम बढ़ जाती है। दूसरा ले लेते हैं कि जब कीमत स्थिर रहती है हमारी इनकम कम हो जाती है। अन्य कारक में हमने मान के चलते इनकम कम हो जाती है। जब इनकम कम होगी तो हम क्या करेंगे? डिमांड को कम कर देते हैं। कीमत तो उतनी है लेकिन हमारी क्या हो गई? डिमांड कम कर देते हैं। कब? जब इनकम कम हो जाती है तो हमारा मांग वक्र कहां खिसक जाता है? पीछे या नीचे की तरफ खिसक जाता है। तो यह कहलाता है मांग वक्र का दाईं तरफ व बाईं तरफ खिसकना। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ह्रासमान सीमांत उत्पाद का नियम क्या है? ह्रासमान यानी अल्पकाल के अंदर जब सभी संसाधनों को स्थिर रखा जाता है, केवल एक संसाधन को लगातार बढ़ाया जाता है तो अतिरिक्त उत्पादन की मात्रा जो प्राप्त होती है वो लगातार क्या होती है? घटती जाती है। इसे ही हम क्या कहते हैं? सीमांत उत्पाद का नियम कहते हैं। जैसे कि भूमि को स्थिर रखा जाता है और श्रम को लगातार बढ़ाया जाता है तो आने वाली प्रत्येक उत्पादन की मात्रा क्या हो जाएगी? घटती जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मांग वक्र की दिशा में गति या परिवर्तन को समझाइए। मांग वक्र की दिशा में परिवर्तन दो प्रकार से होते हैं। एक होता है मांग का विस्तार, एक होता है मांग का संकुचन। तो मांग का विस्तार कब होता है? इसमें क्या होता है कि अन्य कारक स्थिर रखे जाएंगे। जो उपभोक्ता की आय है, फैशन है, रुचि है, संबंधित वस्तु कीमतें हैं, सभी क्या रखी जाती है? स्थिर रखा जाता है। ओनली फॉर वस्तु की स्वयं की कीमत में क्या होगा? परिवर्तन। यदि वस्तु की स्वयं की कीमत घट जाती है तो वस्तु की मांग क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। इसे ही हम कहते हैं मांग का विस्तार। तो देखो इसको एक डायग्राम के रूप में शो कर देते हैं कि मान लेते हैं कि ये प्रारंभ के अंदर वस्तु की कीमत ओपी दे रखी है, वस्तु की मात्रा ओक्यू दे रखी है और अन्य कारक क्या रहेंगे? स्थिर रहेंगे। तो यदि मान लेते हैं कि वस्तु की कीमत घटकर कितनी हो जाती है? ओपी से OP1 हो जाती है तो वस्तु की मांग क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। ये बढ़कर कितनी हो जाती है? OQ से OQ1 हो जाएगी। ये हमारा दे रखा है डिमांड वक्र। कीमत में कमी होने पर मांग इतनी बढ़ गई ना, यही क्या कहलाता है? मांग का विस्तार कहलाता है। दूसरा पॉइंट आता है मांग का संकुचन। मांग का संकुचन यानी कि मांग में कमी। तो अब मांग में कमी कब होती है? जब अन्य बातें स्थिर रहती है, यानी कि वस्तु की प्राइस तो बढ़ जाएगी तो वस्तु की डिमांड में क्या आ जाती है? कमी आ जाती है। इसे कहते हैं मांग का संकुचन। तो इसको डायग्राम में कैसे शो करेंगे? ये प्रारंभ के अंदर आपको दे रखी है, कीमत दे रखी है, ये वस्तु की मात्रा। मान लो कीमत बढ़ जाती है तो वस्तु की डिमांड में क्या आती है? कमी। कीमत इतनी बढ़ गई और डिमांड में कितनी कमी आ गई? इतनी कमी आ गई है। यही कहलाएगा हमारा मांग का संकुचन। तो फ्रेंड्स, यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो इस वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है। आपका एक लाइक, एक कमेंट मुझे बहुत ज्यादा मोटिवेट करेगा। तो फ्रेंड्स, वीडियो को अंत तक भी देखना है और अधिक से अधिक आपको शेयर भी करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, मांग की लोच की श्रेणियां कितने भागों में बांटा गया है? वर्णन कीजिए। पहला है पूर्ण लोचदार, 2 नंबर होता है लोचदार, 3 नंबर होता है एक एक लोच, 4 नंबर होता है बेलोचदार और 5 नंबर होता है पूर्ण बेलोचदार। तो एक एक करके सबके ऊपर हम डिस्कस करते हैं। पहला पॉइंट हमारा है लोचदार, यानी पूर्ण लोचदार किसे कहते हैं? यानी जब वस्तु की कीमत में थोड़ा सा परिवर्तन हो जाता है या परिवर्तन होता ही नहीं है, फिर भी वस्तु की मांग में अधिक परिवर्तन हो जाता है और मांग शून्य भी हो जाती है, मांग घटती बढ़ती रहती है, वस्तु की प्राइस स्थिर रहने पर भी ऐसी वस्तु की मांग की लोच क्या कहलाती है? पूर्ण लोचदार कहलाती है। तो इसको हम एक डायग्राम के रूप के अंदर शो करते हैं। आइए फ्रेंड्स,
मान लेते हैं प्रारंभ के अंदर ये इतनी कीमत दे रखी है और इतनी आपको मात्रा दे रखी है। कीमत ओपी दे रखी है, मात्रा दे रखी है ओक्यू। कीमत स्थिर रहने पर कभी तो डिमांड घट जाती है, कभी डिमांड क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। और इसका जो मांग वक्र है हमेशा क्या होता है, ओ अक्ष के क्या रहता है, समांतर बनता है। कीमत में परिवर्तन नहीं होने पर भी वस्तु की मांग घट भी जाती है, वस्तु की मांग बढ़ भी जाती है, कभी मांग शून्य हो जाती है। ऐसी लोच क्या कहलाती है, बेलोचदार कहलाती है, मीन्स पूर्ण बेलोचदार। ऐसी लोच क्या कहलाती है, ऐसी लोच क्या कहलाती है, पूर्ण लोचदार कहलाती है। इसके अंदर जो कीमत लोच क्या आती है, अनंत आती है। सेकंड नंबर है लोचदार। लोचदार में क्या होता है कि जब वस्तु की कीमत में थोड़ा परिवर्तन आता है और मांग में अधिक परिवर्तन हो जाता है, उसे हम कहते हैं लोचदार। सामान्य वस्तुएं होती है, उसमें कीमत में थोड़ा परिवर्तन आने पर डिमांड क्या हो जाती है, बहुत अधिक बढ़ जाती है, वो कहलाती है हमारी विलासिता वस्तुएं। इसमें कीमत लोच क्या आती है, एक से ज्यादा आती है। इसको डायग्राम में कैसे शो करेंगे, प्रारंभ के अंदर आपको कीमत दे रखी है ओपी, जबकि मात्रा दे रखी है ओक्यू। मान लेते हैं कीमत कम हो जाती है और कीमत कम होने पर डिमांड में क्या होती है, वृद्धि होती है। लेकिन कीमत में थोड़ा परिवर्तन होगा, डिमांड में क्या होगा, ज्यादा परिवर्तन। ये इसका डी डिमांड वक्र दे रखा है और इसकी जो कीमत लोच क्या आती है, एक से क्या आती है, ज्यादा आती है, क्योंकि मांग में अधिक परिवर्तन हो रहा है जबकि कीमत में क्या हो रहा है, कम परिवर्तन। अगला टॉपिक है बेलोचदार मांग क्या होती है। बेलोचदार यानी कि जब वस्तु की कीमत में अधिक परिवर्तन होता है लेकिन वस्तु की मांग में क्या होता है, कम परिवर्तन। इसकी परिभाषा कैसी दी जाती है, जो मांग का अनुपातिक की तुलना में कीमत में अनुपातिक परिवर्तन क्या होता है, ज्यादा होता है, उसे हम कहते हैं बेलोचदार। तो इसकी कीमत लोच क्या आती है, एक से कम। डायग्राम कैसे शो करेंगे, आइए। प्रारंभ के अंदर आपको दे रखी है ओस पी कीमत है, ओ और क्यू मात्रा दे रखी है। कीमत घटकर ओ पी से ओ पी वन हो जाती है, वस्तु की मांग बढ़कर ओ क्यू से ओ क्यू वन हो जाएगी। लेकिन कीमत में ज्यादा परिवर्तन, मांग में कम परिवर्तन, तो मांग की लोच क्या कहलाएगी, हमारी बेलोचदार। इसके अंदर मांग की लोच क्या आती है, एक से कम आती है। नेक्स्ट नंबर है हमारे पास में एकिक मांग की लोच। ये अच्छे से समझ लेना, ध्यान में रखना है। एकिक मांग की लोच का जो मांग वक्र होता है वो हमेशा आयताकार अति परवलय आकार का होता है। मैंने इसका डिस्कस पहले वाली वीडियो में भी कर चुका हूं। तो इसमें क्या होता है कि जितनी कीमत बढ़ती है उतनी डिमांड में परिवर्तन आता है। फॉर एग्जाम्पल कीमत 10% बढ़ गई तो डिमांड कितनी कम हो जाएगी, 10%। कीमत 20% कम हो जाती है तो डिमांड कितनी बढ़ जाएगी, 20%। यानी दोनों में समान परिवर्तन आता है। तो इस स्थिति के अंदर जो मांग वक्र है कभी भी ऋणात्मक मत करना, आयताकार अति परवलय आकार का बनता है, क्योंकि दोनों में समान परिवर्तन होता है। तो डायग्राम कैसे शो करोगे, देखिए आप। मान लेते प्रारंभ के अंदर इतनी आपको दे रखी है कीमत, इतनी दे रखी है मात्रा। अब कीमत में क्या हो जाती है, कमी, और जिसकी वजह से मात्रा क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। कीमत ओ पी से ओ पी वन होगी, मात्रा ओ क्यू से ओ क्यू वन। ये जो इसका शेप बनता है ये आयताकार बनता है, इसीलिए इसे आयताकार अति परवलय कहते हैं। जो इसका जो मांग वक्र है वो इस टाइप से बनेगा। ये जो डिमांड वक्र है, ये 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। कौन सा मांग वक्र आयताकार अति परवलय आकार का होता है, एकिक मांग का जो वक्र होता है वो क्या होता है, आयताकार अति परवलय, जिसमें समान परिवर्तन होता है। नेक्स्ट है पूर्ण बेलोचदार। पूर्ण बेलोचदार में क्या होता है कि कीमत में परिवर्तन होने पर डिमांड में परिवर्तन नहीं होता है। यानी कीमत में जब वृद्धि हो जाती है, कमी हो जाती है, मांग पर किसी प्रकार का प्रभाव नहीं पड़ता है। ऐसी वस्तुएं हम व्यवहार में भी देखते हैं, हम यूज भी करते हैं। जैसे कि
पानी है, दवाई है, जीवन की अनिवार्य वस्तुएं मान लो, या फिर जो नस्य वाली वस्तुएं हैं, इन पर कीमत का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, क्योंकि आदतें क्या होती है, अल्पकाल में चेंज नहीं होती है, इसलिए कीमत से कितनी गुना बढ़ जाए इसकी डिमांड कम नहीं होती है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि हमें पानी चाहिए, प्यास लगी हुई है और पानी की बोतल का 10 रुपए लगते हैं, वहां पर 100 रुपए ले रहे हैं, क्या हम पानी पीना बंद कर देंगे? क्या नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे जीवन की अनिवार्य वस्तुएं हैं। फॉर एग्जाम्पल कि जो ग्लूकोज की बोतलें होती है, यदि वो सस्ती हो जाती है, क्या हम इसको 1 कार्टून 2 कार्टून घर पे लेकर आ सकते हैं? कि एडवांस के अंदर कभी नहीं लेकर आते हैं, जब इसकी आवश्यकता पड़ती है तब इसको हम क्या करते हैं, डिमांड करते हैं, और कीमत का इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। कैसे शो करेंगे डायग्राम के अंदर? देखिए, प्रारंभ के अंदर मान लो कीमत दे रखी है, ओ से ओपी दे रखी है, मात्रा दे रखी है, कीमत बढ़कर ओपी से ओपी 1 हो जाएगी, डिमांड स्थिर रहेगी, कीमत घट जाती है, कीमत घट जाती है, फिर डिमांड क्या रहती है, स्थिर। ये जो डी मांग वक्र है ये हमेशा ओ वाई के समांतर लंबवत होता है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कौन सा मांग वक्र लंबवत होता है? पूर्ण बेलोसदार का मांग वक्र हमेशा क्या होता है, लंबवत होता है, क्योंकि कीमत में परिवर्तन होने पर मांग में कोई प्रकार का या किसी प्रकार का प्रभाव नहीं पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्यामिति विधि से कीमत लोच ज्ञात कीजिए। ज्यामिति विधि से यानी कि अच्छा क्वेश्चन है, इसको एक डायग्राम के माध्यम से सूत्र ज्ञात किया जा सकता है। सिंपल तरीका है, देखो सबसे पहले आपको एक मांग वक्र बनाना पड़ेगा जो एक रेखा के रूप में होना चाहिए। यहाँ पे मान लो कीमत दे रखी है, यहाँ पे मान लो मात्रा दे रखी है। अब देखो आप, ये पहला बिंदु यहाँ पर क्या होती है, इकाई की लोच क्या होती है, अनंत होती है। यहां क्या होती है, शून्य होती है, या पूर्ण बेलोसदार या पूर्ण लोचदार। यहां पर क्या होती है, एक मान की लोच 5 होती है ना, एक हम ले लेते हैं यहाँ पर लोचदार, यहाँ पर ले लेते हैं बेलोसदार। यह मान लो ए बिंदु, बी बिंदु, सी बिंदु, डी बिंदु और ए बिंदु दे रखी है। मान की लोच 5 श्रेणी होती है, 500 हमने शो कर दिया यहाँ पर। अब इस रेखा के ऊपर किसी भी बिंदु पर मान की लोच ज्ञात करो, हम बिंदु विधि से ज्ञात कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमें सी बिंदु पर मान की लोच ज्ञात करनी, तो सूत्र क्या लगेगा, जिस बिंदु पर हम ज्ञात करते हैं उस बिंदु के नीचे के भाग में उस बिंदु के ऊपरी भाग का भाग दिया जाता है। यानी कि सी के नीचे का हिस्सा बटे सी के ऊपरी भाग का हिस्सा, यानी जिस बिंदु पर हमें मान की लोच ज्ञात करनी है उस बिंदु के नीचे वाले हिस्से में उस बिंदु के ऊपरी वाले हिस्से का भाग दे देंगे। नीचे का हिस्सा कहां से कहां तक है, सी से ई तक है, ऊपर कहां से कहां तक है, सी से ए तक का है। फॉर एग्जाम्पल हमें मान लो डी बिंदु पर ज्ञात करना है, तो डी बिंदु के नीचे का हिस्सा कितना हो जाएगा, डी से ई तक हो जाएगा, जबकि डी के ऊपरी हिस्सा कितना हो जाएगा, डी से ए तक हो जाएगा। ऐसे हम कीमत लोच ज्ञात कर सकते हैं। जिस बिंदु पर ज्ञात करते हैं वही आएगा कौन सा, पूर्ण लोचदार, लोचदार, एक बेलोसदार और पूर्ण बेलोसदार। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मांग की लोच को प्रभावित करने वाले तत्व। मांग की लोच को प्रभावित यानी ऐसे कौन से तत्व है जो मांग की लोच को प्रभावित करते हैं? कभी मांग बढ़ जाती है, कभी मांग घट जाती है। तो संबंधित वस्तुओं की कीमतें हैं, स्वयं की वस्तुओं की कीमतें हैं, उपभोक्ताओं की आय है, ये सब क्या करते हैं, मांग की लोच को प्रभावित करते हैं। और ऐसी वस्तुएं जिनको स्थगित किया जा सकता है, कुछ समय के लिए रोका जा सकता है, उपभोग बंद भी कर सकते हैं, वो भी क्या करती है, मांग की लोच को प्रभावित करती है। जैसे बैंक लोन है, अगर ऋण महंगे हो जाते हैं तो लोन लेना बंद कर देंगे और मांग की लोच में क्या आ जाएगा, परिवर्तन आ जाएगा। ऐसी वस्तुएं जिनका उपयोग हम अनेक कार्यों में करते हैं वहां पर मांग की लोच प्रभावित हो जाती है। या फिर उपभोक्ता की जब इनकम बढ़ जाती है तो मांग बढ़ जाती है और मांग की लोच क्या हो जाती है, प्रभावित हो जाती है। अच्छा क्वेश्चन है, आप अच्छे से देखना इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि वस्तु की कीमत 10 से बढ़कर 15 हो जाती है, यानी कीमत पहले कितनी है 10, फिर कितनी हो गई कीमत 15 रुपए हो जाती है, तो मांग घटकर 100 से कितनी हो जाती है, 75 इकाई हो जाती है। तो हमें क्या ज्ञात करना है, इसकी कीमत लोच ज्ञात करनी है। तो कीमत लोच का सूत्र आपको याद रखना है।
कीमत लॉस का सूत्र क्या लगता है, पहले मैं हिंदी में करवा देता हूं, फिर इसका इंग्लिश में भी करवा दूंगा आपको। मैं हिंदी में लगता है कि मांग में आनुपातिक परिवर्तन बटे कीमत में आनुपातिक परिवर्तन, यानी मांग में आनुपातिक परिवर्तन का कीमत में आनुपातिक परिवर्तन का भाग दे देंगे। तो मांग का आनुपातिक परिवर्तन का सूत्र क्या लगता है, इसका एक सूत्र और लगेगा। यह ज्ञात करने के लिए सूत्र लगाना पड़ेगा आपको, मांग में परिवर्तन बटे प्रारंभिक मांग, यह ज्ञात करना पड़ेगा। यदि कीमत का आनुपातिक परिवर्तन ज्ञात करना है, इसका अलग सूत्र लगाना पड़ेगा। कौन सा, कि कीमत में परिवर्तन बटे प्रारंभिक कीमत। तो देखो ये ज्ञात करने के लिए ये सूत्र लगाना पड़ेगा। तो मांग में परिवर्तन कितना हुआ है, पहली डिमांड कितनी है 100, फिर कितनी होगी 75, यानी 100 माइनस 75 बट्टे प्रारंभिक मांग कितनी है 100 दे रखी है, यानी 100 में से 75 गए 25 बट्टे 100, 25 के पाड़े से कट जाएगा 1/4। अब बात करते हैं कीमत में परिवर्तन बट्टे प्रारंभिक कीमत। कीमत में परिवर्तन कितना हो गया 10 से 15, यानी ये 15 माइनस 10, प्रारंभिक कीमत कितनी दे रखी है 10 दे रखी है। 15 में से 10 गए 5/10, 5 के पार्ट से कट जाएगा 1/2। अब हमें क्या करना है, मांग में आनुपातिक परिवर्तन कितना है 1/4 बट्टे कीमत में आनुपातिक परिवर्तन कितना दे रखा है 1/2, ये लो 1/2। अब पता है ना, जब बट्टे के अंदर बट्टे संख्या हो जाती है तो हम क्या करते हैं, बट्टे वाले को इंटू कर देते हैं, संख्या क्या कर देंगे उल्टा। 2 बट्टे कितना आ जाएगा 1, तो यानी कि 2/4, यानी 2 के अंदर जब 4 का भाग देंगे पॉइंट कितना आएगा 5। 1 से कम है, यानी हमारी लोच कौन सी कहलाती है बेलोचदार। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 0.5, इसका आंसर आ जाएंगे। तो इसमें क्या करना है, मांग में आनुपातिक परिवर्तन में कीमत में आनुपातिक परिवर्तन का आपको भाग देना है। मोस्ट क्वेश्चन एग्जाम के लिए 100% के आने के चांस बन रहे हैं। फ्रेंड्स वीडियो को अंत तक देखना, आपको 100 क्वेश्चन मिलेंगे जो एग्जाम के अंदर आने के 100% चांस है। यदि आप इनकी तैयारी कर लेते हो तो एक भी क्वेश्चन वेस्ट अर्थशास्त्र से बाहर नहीं जाएगा। तो फ्रेंड्स समष्टि अर्थशास्त्र के भी 100 क्वेश्चन आ रहे हैं, उनको भी आपको देखना है, अच्छी तैयारी करना है। तो आइए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, पूर्ण प्रतिस्पर्धा बाजार की 2 विशेषता बताइए। पूर्ण प्रतिस्पर्धा के बारे में मैं पहले भी बहुत बार डिस्कस कर चुका हूं। तो पूर्ण प्रतिस्पर्धा बाजार का अर्थ है, तो आप विशेषता बता सकते हो। यानी पूर्ण प्रतिस्पर्धा बाजार में क्रेता विक्रेता की संख्या क्या होती है, अत्यधिक मात्रा में होती है। 2 नंबर, पूर्ण प्रतिस्पर्धा बाजार में वस्तु की कीमत का निर्धारण कौन करते हैं, उद्योग करते हैं। 3 नंबर, वस्तु की कीमत क्या रहती है, स्थिर रहती है, निश्चित रहती है, फिक्स रहती है। 4 नंबर, वस्तु कि जो प्रकृति है, क्वालिटी है, वो हमेशा क्या रहती है, समान रहती है, यानी कि इस बाजार में समान वस्तुएं बेची जाती है, ये इसकी विशेषता हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कीमत रेखा से क्या आशय है। कीमत रेखा यानी वस्तु की कीमत व उत्पादन के संसाधनों की मात्रा के बीच के संबंध को कौन बताता है, कीमत रेखा बताता है। फ्रेंड्स 100% आने के चांस है, 1 नंबर का भी आ सकता है, 2 नंबर का भी आ सकता है। तो कीमत व उत्पादन के संसाधनों के मध्य संबंध बताता है कौन, कीमत रेखा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्ण प्रतिस्पर्धा बाजार में लाभ अधिकतमीकरण को चित्र द्वारा समझाइए। पूर्ण प्रतिस्पर्धा बाजार में एक फर्म है, लाभ अधिकतमीकरण करना चाहती है, तो उसे हम चित्र के द्वारा समझाएंगे। इसके लिए 2 शर्तें होना आवश्यक है। जब 2 शर्तें पूरी होगी तब भी एक फर्म है पूर्ण प्रतिस्पर्धा बाजार के अंदर लाभ कमा सकती है, वरना नहीं कमा सकती है। इसको हम चित्र के रूप में समझते हैं। देखिए इस बाजार में क्या होता है कि जो कीमत होती है
और जो उसका जो MR होता है, जो AR होता है, वह तीनों क्या होते हैं, बराबर। फ्रेंड्स यहाँ पे आपको मैं ओनली जो 100 क्वेश्चन है इसके ऊपर बेसिक डिस्कस कर रहे हैं, डिटेल में अभी हम नहीं पढ़ रहे हैं। यदि आपको डिटेल में कोई भी क्वेश्चन चाहिए तो आपको इस चैनल के जो प्लेलिस्ट है वहां पर जाकर आपको फुल डिटेल में वीडियो मिल जाएगा। इसलिए ओनली फॉर जो क्वेश्चन की जो बेसिक बातें हैं, ओनली फॉर वो समझा रहा हूं कि AR है, MR है, ये बराबर क्यों होती है, क्यों नहीं होती है। ये आपको अगर फुल डिटेल वाला वीडियो पढ़ोगे या देखोगे तब भी आपको समझ में आएगा। ओनली फॉर यहां पर मैं क्वेश्चन को बता रहा हूं या क्वेश्चन को डिस्कस कर रहा हूं। तो इसके अंदर क्या होता है, पूर्ण प्रतिस्पर्धा बाजार के अंदर कीमत है, MR या AR यानी कि औसत आगम और सीमांत आगम तीनों क्या होते हैं, बराबर। और यहां पर आपको एक दे रखा होता है सीमांत लागत वक्र, SMC सीमांत लागत वक्र। शर्तें क्या है, तब भी एक फर्म क्या होती है, लाभ अधिकतमीकरण कर पाती है जब दोनों शर्तें पूरी होती है। पहली शर्त है कि इस बाजार में जो P है, कीमत है, वो किसके बराबर होनी चाहिए, MC के बराबर, यानी कि जो MC वक्र है वो किसके बराबर होना चाहिए, P के बराबर। तो देखते हैं यहाँ पर भी क्या हो रहा है, ये P वक्र है और MC वक्र यहाँ पे बराबर हो, यहाँ पर भी क्या है, बराबर। दो जगह बराबर हो रहे हैं, क्या दो जगह लाभ अधिकतम मिलेगा, क्या नहीं, एक जगह लाभ अधिकतम मिलता है। यहाँ पे 2 पॉइंट है, लेकिन आगे चलते हैं सेकेंड नंबर शर्त। सेकेंड नंबर शर्त हमारी यह है कि जो MC वक्र है वो क्या नहीं होना चाहिए, ह्रासमान नहीं होना चाहिए। MC वक्र कभी भी नीचे गिरता हुआ नहीं होना चाहिए, बल्कि कहां पर होना चाहिए, ऊपर गिरता हुआ या ऊपर की तरफ जाता हुआ होना चाहिए। अब यहां पे देखो आप, यहां पे क्या हो रहा है, ये जो वक्र है यहां पर A बिंदु पर B बिंदु पर बराबर तो है P के, लेकिन यहां पर क्या आ रहा है, नीचे गिरता हुआ, ह्रासमान है, जबकि ह्रासमान नहीं होना चाहिए। तो यहां पर ऊपर की तरफ जा रहा है, यानी फर्म का जो दूसरी शर्त कहां पर होती है, B बिंदु पर। यानी कि फर्म यदि यहां पर मात्रा उत्पादन करेगा तो फर्म को अधिकतम लाभ प्राप्त नहीं होगा, जबकि यहां पर उत्पादन करेगा तो फर्म को क्या मिलेगा, अधिकतम प्रॉफिट मिलेगा, क्योंकि बी बिंदु पर दोनों शर्तें क्या होती है, पूरी होती है। यही फर्म का लाभ अधिकतमीकरण प्राप्त करने की 2 शर्तें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, अल्पकाल में फर्म का लाभ अधिकतमीकरण की स्थिति को चित्र द्वारा, यह तो सामान्य बात है, फिर इसको 2 भागों में बांटा जाता है, अल्पकाल और दीर्घकाल। तो अल्पकाल के लिए क्या शर्तें, दीर्घकाल के लिए क्या शर्तें, आइए देखते हैं। तो अल्पकाल के लिए 3 शर्तें होना आवश्यक है। पहली शर्त तो यही हो जाएगी, कौन सी, MC P के बराबर होना चाहिए। दूसरी हो जाएगी MC ह्रासमान नहीं होनी चाहिए। तीसरी अल्पकाल के लिए है कि आपका जो P होता है वो ज्यादा होनी चाहिए, कीमत क्या होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए। किसकी तुलना में, AVC की तुलना में ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि अल्पकाल के अंदर परिवर्तनशील और औसत लागत होती है, जबकि दीर्घकाल में क्या होता है, ओनली फॉर औसत लागत होती है, परिवर्तनशील लागत नहीं होती है। मींस कुल लागत होती है, परिवर्तनशील लागत नहीं होती है दीर्घकाल के अंदर, जबकि अल्पकाल में क्या है, परिवर्तनशील भी लागत होती है और स्थिर लागत होती है, दोनों का योग करने पर क्या मिलता है, कुल लागत। तो हम अभी अल्पकाल की बात कर रहे हैं, तो अभी आपके पास में कौन सा वक्र होना चाहिए, AVC। AVC कहां पर होता है, ये जो MC वक्र है AVC के न्यूनतम बिंदु को प्रतिच्छेद करता है, और ये आपको दे रखा है AC वक्र। ये तो हमारे पास AVC वक्र है, ये हमारे पास AC वक्र, कौन सा, शॉर्ट टाइम वाला है। तो फ्रेंड्स ओनली मैं आपको क्वेश्चन पर डिस्कस कर रहा हूं, क्यों हुआ है, कैसे हुआ है, ये तभी पता चलेगा जब आप फुल डिटेल वाला वीडियो देखोगे। अब देखो इसके अंदर तीसरी शर्त है, P क्या होनी चाहिए, AVC की तुलना में ज्यादा होनी चाहिए। अब चेक करो, यदि फर्म B नंबर पे दोनों शर्तें पूरी होती है तो फर्म को कितना लाभ होगा। ये देखो यहाँ पर क्या उत्पादन करेगा, तो यहाँ पर क्या है कि AVC दे रखी है और यहाँ पर दे रखी है P। AVC तुलना में P कितना अधिक है, इतना P अधिक है, यानी कीमत इतनी अधिक है, तो फर्म को इस पर उत्पादन करने पर इतना क्या मिलेगा, लाभ प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि प्राइस क्या है,
एवीसी की तुलना में क्या है, ज्यादा, इतना अधिक है। इसलिए यदि हम आर पर उत्पादन करेंगे तो फर्म को कितना लाभ मिलेगा, इतना लाभ प्राप्त हो जाएगा। ये हमारा अल्पकाल के अंदर है। अब अगला क्वेश्चन दे रखा है, कौन सा आपको दे रखा है, दीर्घकाल के अंदर भी आपको दे रखा है, दीर्घकाल का भी पूछा है। दीर्घकाल में क्या होता है कि एवीसी लागत के स्थान पर क्या आ जाती है, एससी लागत आ जाती है, यानी कि ओनली फॉर औसत लागत आ जाएगी। यहाँ का जो एसएसी ये लागत नहीं आएगा, जो एवीसी है यहाँ पर कौन सा लागत आएगा, लॉन्ग टाइम का एससी लागत आ जाएगा। जहां पर एवीसी लिखा है वहां पर आप क्या लिख दोगे, एलएसी लागत लिख दोगे, सेम टू सेम चित्र बन जाएगा। यानी जब एक प्राइस एलएसी की तुलना में क्या होती है, ज्यादा होती है, तो फर्म का क्या कहलाता है, लाभ अधिकतमीकरण कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल इतना ही सिंपल है, जहां पर एवीसी है वहां पर आप एलएसी लगा देना, सेम टू सेम चित्र बनेगा, तो यह फर्म का लाभ अधिकतमीकरण कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्पकाल व दीर्घकाल में लाभ अधिकतमीकरण करने वाले का पूर्ति वक्र को समझाइए। और यह भी जो वक्र है इसी क्वेश्चन के अंदर बन जाएगा। तो देखो पूर्ति वक्र क्या होता है, अल्पकाल के अंदर पूर्ति वक्र होता है जो एवीसी को जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है उस बिंदु के ऊपर वाला भाग एम सी का जो वक्र होता है वो हमारा कहलाता है अल्पकालीन पूर्ति वक्र। वापस देख लो, अल्पकाल के अंदर जो एवीसी और एमसी वक्र जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं, एस एमसी वक्र का उसका ऊपर वाला भाग क्या कहलाता है, पूर्ति वक्र कहलाता है। और दीर्घकाल के अंदर क्या होता है, यहां पर हम क्या लिख देते हैं, एल ए सी लिख देते हैं ना। तो दीर्घकाल के अंदर पूर्ति वक्र कौन सा हो जाएगा हमारे पास में, एल ए सी वक्र जो एल एम सी वक्र को जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है उस बिंदु से ऊपर वाला भाग एल एम सी का क्या कहलाता है, दीर्घकालीन पूर्ति वक्र कहलाता है। यानी कि इस क्वेश्चन से आप लाभ अधिकतमीकरण भी निकाल सकते हो और पूर्ति वक्र भी ज्ञात कर सकते हो। फ्रेंड्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे ढंग से इसको पढ़ना है, रिवीजन करनी है और एग्जाम में आने के 100% चांस बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास में, फर्म के पूर्ति वक्र के निर्धारक तत्व बताइए। तो पूर्ति वक्र के निर्धारक तत्व है 3। ये जो पूर्ति वक्र है ये किन कारणों से प्रभावित होता है, इसके 3 कारक है। पहला कारक माना जाता है इकाई लागत। इकाई लागत क्या होती है, जब सरकार द्वारा प्रति इकाई उत्पादन पर जो कर लगाया जाता है उसे इकाई कर कहते हैं। यदि इकाई कर में बढ़ोतरी होती है तो लागत बढ़ जाएगी, लागत बढ़ने से यह पूर्ति वक्र कहां खिसक जाएगा, ऊपर की तरफ खिसक जाएगा। यदि इकाई कर में कमी होती है तो वस्तु की लागत भी कम हो जाती है, तब क्या होता है, पूर्ति वक्र कहां खिसक जाता है, नीचे की तरफ खिसक जाता है। 2 नंबर होती है आगतें। आगत क्या होती है, उत्पादन के संसाधन क्या कहलाते हैं, आगत कहलाते हैं। जब आगतों की कीमत में परिवर्तन आता है तो पूर्ति वक्र में भी किया जाता है परिवर्तन, यानी कि संसाधन की कीमतें बढ़ जाती है तो उत्पादन की लागत भी बढ़ जाएगी, तो पूर्ति वक्र कहां खिसक जाएगा, ऊपर की तरफ खिसक जाएगा। यदि आगतों की लागत कम हो जाती है तो वस्तु की कॉस्ट भी कम हो जाएगी, लागत भी कम हो जाएगी, तो पूर्ति वक्र कहां खिसक जाएगा, नीचे की तरफ खिसक जाता है। 3 नंबर आता है टेक्नोलॉजी, नवीन तकनीक। जब संगठन या फर्म द्वारा नई टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जाता है तो वस्तु की कॉस्ट क्या आती है, कम आती है, लागतें क्या आती है, कम आती है, जिसकी वजह से कि पूर्ति वक्र कहां खिसक जाता है, नीचे की तरफ खिसक जाता है। ये जो पूर्ति वक्र के कारक है ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसमें से आपको 1 या 2 कारक पूछा जा सकता है, वेरी इंपॉर्टेंट है और खासकर इकाई कर वाला पॉइंट सबसे मोस्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है पूर्ति के नियम को चित्र द्वारा समझाइए। पूर्ति का नियम क्या कहता है कि अन्य बातें स्थिर रहने पर यदि वस्तु की कीमत बढ़ जाती है तो बाजार में उसकी पूर्ति भी बढ़ जाएगी। इसके विपरीत जब कीमत कम हो जाती है तो पूर्ति भी क्या हो जाती है, कम हो जाती है, क्योंकि कीमत कम होने पर उत्पादक को प्रॉफिट कम मिलता है, जिसकी वजह से उत्पादन कम करेगा और बाजार में उस वस्तु की पूर्ति घट जाती है। और जब कीमत बढ़ती है तो उत्पादक को प्रॉफिट
प्रॉफिट ज्यादा होता है वो अधिक से अधिक उत्पादन करेगा और बाजार में सप्लाई बढ़ जाती है। इसको डायग्राम में कैसे शो कर सकते हैं, मान लेते हैं कि ये दे रखी, इसकी कीमत दे रखी है, प्रारंभ के अंदर इसकी मात्रा दे रखी है। यदि कीमत बढ़ जाती है तो पूर्ति भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ये पूर्ति वक्र होगा हमारा धनात्मक। तो इसके माध्यम से हम पूर्ति वक्र को चित्र तालिका के द्वारा समझा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाजार पूर्ति से क्या आशय है। बाजार के अंदर अनेक विक्रेता होते हैं, अनेक फर्में होती है, तो एक निश्चित समय में सभी फर्मों द्वारा या उत्पादक द्वारा वस्तु की भिन्न भिन्न कीमतों पर जो वस्तु की मात्रा बेचने के लिए तैयार होते हैं उसे हम कहते हैं बाजार पूर्ति। एक निश्चित समय के अंदर बाजार के अंदर कितनी वस्तुएं बेची जाने के लिए है, यानी कितनी मात्रा उपलब्ध है बेचने के लिए वस्तुओं की, उन सभी का योग क्या कहलाती है, हमारी बाजार पूर्ति कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्ति की लोच ज्ञात कीजिए। जैसे अभी हमने मांग की लोच ज्ञात की थी वैसे पूर्ति की लोच ज्ञात करनी है। यहाँ पर कीमतें दे रखी है, पूर्ति दे रखी है, वहां पर क्या दे रखा था आपको, मांग दे रखा है। जैसे मांग की लोच का सूत्र क्या लगाते हैं, मांग में आनुपातिक परिवर्तन बटे कीमत में आनुपातिक परिवर्तन। उसी प्रकार यहाँ पे सूत्र लगा देंगे, पूर्ति में आनुपातिक परिवर्तन बटे कीमत में आनुपातिक परिवर्तन। इन दोनों के अंतर में प्रारंभिक पूर्ति का भाग देंगे, फिर इन दोनों के अंतर में प्रारंभिक कीमत का भाग देंगे। जो भी आंसर आते हैं इसके अंदर इसका भाग दे देंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि परिवर्ती अनुपात का नियम। मोस्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, अच्छे से देख लो इसको। परिवर्ती अनुपात का नियम क्या होता है, यानी अल्पकाल के अंदर जब कुछ संसाधन को स्थिर रखा जाता है और कुछ को परिवर्तनशील रखा जाता है तो एक समय के पश्चात कुल उत्पादन में कमी आ जाती है, उसे हम क्या कहते हैं, परिवर्ती अनुपात का नियम कहते हैं। जैसे भूमि को स्थिर रखा जाता है, श्रम को लगातार बढ़ाया जाता है, तो एक समय के पश्चात क्या होगा, कुल उत्पादन गिरने लग जाएगा क्योंकि भूमि की उर्वरा शक्ति कम होती है। यदि लगातार हम उस पर उत्पादन करेंगे तो उत्पादन में क्या आती है, गिरावट आती है। इसे हम कहते हैं परिवर्ती अनुपात का नियम कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि अल्पकालीन सीमांत लागत वक्र व औसत लागत वक्र को समझाइए। अच्छा क्वेश्चन है, देखो तो इसे हम एक डायग्राम के रूप में समझते हैं, जल्दी समझ आएगा। ये हमारे पास दे रखा है औसत लागत वक्र और ये हमारे पास दे रखा है सीमांत लागत वक्र। सीमांत लागत वक्र क्या होता है, प्रारंभ में गिरता है, जब औसत लागत वक्र बढ़ने लगता है तो इसको इसके न्यूनतम बिंदु से काटते हुए तीव्र गति से क्या हो जाता है, बढ़ने लग जाता है। ये हमारा सीमांत लागत वक्र, ये हमारा औसत लागत वक्र है। तो ध्यान रखना है, जब औसत लागत वक्र गिरता है तो सीमांत लागत वक्र भी क्या होती है, गिरता है। और जब सीमांत लागत और जब औसत लागत बढ़ने लगता है तो सीमांत लागत वक्र इसके न्यूनतम बिंदु से काटते हुए तीव्र गति से बढ़ता है। तो इसके 2 या 3 पॉइंट हो जाते हैं, थ्योरिकल भी आ सकता है और इसको डायग्राम में भी हम शो कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अल्पकालीन सीमांत लागत वक्र की आकृति यू आकृति की क्यों होती है। जो ये आपके पास में असमसी वक्र है इसकी आकृति यू की क्यों होती है, क्योंकि प्रारंभ के अंदर जब उत्पादन को बढ़ाया जाता है तो सीमांत लागत में क्या आती है, कमी आती है। फिर यदि हम उत्पादन को लगातार बढ़ाते जाते हैं तो मशीनों में क्या आता है, मूल्य ह्रास स्टार्ट हो जाता है, जिसकी वजह से इसकी लागत बढ़ने लग जाती है, तो सीमांत लागत भी क्या हो जाती है, बढ़ने लग जाती है। इस प्रकार ये जो आकृति बनती है किसकी, यू आकृति की बनती है, एमसी लागत की। ये ना मोस्ट क्वेश्चन है, 100% आने के चांस है, किसका, यू आकृति वाला। अगला क्वेश्चन है, एक फर्म की कुल स्थिर लागत, कुल परिवर्ती लागत, कुल आगत को तालिका व चित्र द्वारा समझाइए। फ्रेंड्स ये बड़ा क्वेश्चन है और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कहां से लेकर 94
95, 96 और 97 ये चारों क्वेश्चन बड़े क्वेश्चन है और 100% चांस है आने के। तो इनको आप अच्छे से पढ़ना है, बिकॉज यहाँ पर मैं अगर फुल डिटेल से समझाऊंगा तो ये वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा। इन क्वेश्चनों को यदि आप फुल डिटेल से पढ़ना चाहते हो तो इस चैनल के जो प्लेलिस्ट है वहां पे आपको इनकी वीडियो उपलब्ध हो जाएंगे। अभी ओनली क्वेश्चन को आप पढ़ सकते हो, क्वेश्चन को मैं समझा देता हूं कि क्या क्वेश्चन है और एग्जाम के लिए ये मोस्ट क्वेश्चन है। तो इनको अभी आप क्वेश्चन को देख लो और आप घर पे इनकी स्टडी कर सकते हो अलग से, और वीडियो देखना चाहते हो तो प्लेलिस्ट में आपको जाना होगा। अगला क्वेश्चन है, अल्पकाल में एक फर्म की सीमांत लागत, औसत परिवर्ती लागत, औसत लागत को चित्र द्वारा समझाइए। अच्छा क्वेश्चन है फ्रेंड्स ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंधिमान वक्र बजट रेखा से मांग वक्र की उत्पत्ति, यानी कि जो आईसी वक्र है, जो बजट रेखा है, इसके माध्यम से मांग वक्र की उत्पत्ति होती है, वो किस प्रकार की होती है आप देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्ण प्रतिस्पर्धा बाजार में कुल संप्राप्ति, औसत संप्राप्ति, सीमांत संप्राप्ति को तालिका द्वारा समझाइए। तो फ्रेंड्स इसके ऊपर मैं बेसिक डिस्कस अभी कर लेता हूं, आपको मैं बता देता हूं कि ये तालिका कैसी बनती है। हमें पता है कि पूर्ण प्रतिस्पर्धा बाजार में क्या होता है कि वस्तुओं की कीमत उद्योग द्वारा निर्धारित की जाती है, इसलिए इनकी कीमत क्या रहती है, फिक्स रहती है। और ये दे रखी वस्तु की मात्रा, मान लो हम एक वस्तु बेचते हैं, दो बेचते हैं, 3 इकाई, 4 इकाई, 5 इकाई बेच रहे हैं। वस्तु कीमत मांगते हैं 10 रुपए, क्योंकि इस बाजार में कीमत हमेशा क्या रहती है, स्थिर रहती है। कीमत क्या रहती है, फिक्स। फिर हमें क्या क्या पूछा है, हमें पूछा कुल संप्राप्ति। तो अब कॉलम बनाते हैं, कुल संप्राप्ति। कुल संप्राप्ति बोलते हैं टोटल रेवेन्यू, यानी टीआर ज्ञात करना। कुल संप्राप्ति कैसे मिलती है, वस्तु की मात्रा को वस्तु की प्राइस से गुणा कर लो, आपके पास में क्या आ जाएगी, कुल संप्राप्ति आ जाएगी। यानी 10 को 1 से गुणा करने पर 10, 10 को 2 से गुणा करने पर 20, 10 को 3 से गुणा करने पर 30, 10 को 4 से गुणा करने पर 40, 10 को 5 से गुणा करने पर 50। यदि एक वस्तु कीमत 10 रुपए है, एक बेचेंगे तो 10 रुपए मिलेंगे हमें, 2 बेचेंगे तो 20 रुपए मिलेंगे, 3 बेचेंगे तो हमें 30 रुपए मिलेंगी। जितने इकाई बेचेंगे उसको हम कीमत से गुणा कर देंगे, हमारे पास क्या आ जाएगा, टोटल रेवेन्यू यानी कुल संप्राप्ति आ जाएगा। फिर मैंने पूछा औसत संप्राप्ति, यानी कि औसत संप्राप्ति को बोलते हैं एआर, एवरेज रेवेन्यू। तो औसत संप्राप्ति कैसे ज्ञात की जाती है, औसत संप्राप्ति ज्ञात करने के लिए कुल संप्राप्ति के अंदर वस्तु की मात्रा का भाग दे दो, आपके पास में क्या आ जाएगा, एआर। और हमने पहले डिस्कस किया था, इसमें एआर एमआर हमेशा प्राइस के समान ही आता है, क्योंकि प्राइस क्या रहती है, स्थिर रहती है। तो 10 में 1 का भाग देंगे कितना आएगा, 10, 20 में 2 का भाग देंगे कितना आएगा, 10, 30 में 3 का भाग देंगे तो कितना आएगा, 10, 40 में 4 का भाग देंगे तो 10, 50 में 5 का भाग देंगे तो 10, क्योंकि कुल संप्राप्ति में वस्तु की मात्रा का भाग देने पर औसत रेवेन्यू प्राप्त होती है। फिर हमें पूछा है सीमांत संप्राप्ति, यानी कि एमआर पूछा है सीमांत संप्राप्ति। सीमांत संप्राप्ति क्या होती है, एक अतिरिक्त वस्तु प्राप्त करने के लिए जो कुल आगम में जो परिवर्तन होता है उसे हम क्या कहते हैं, सीमांत संप्राप्ति। एक वस्तु एक्स्ट्रा प्राप्त की है, कितने आगम बढ़ गए हमारे पास से, 10 बढ़ गया। एक एक्स्ट्रा वस्तु प्राप्त कर ली, आगम कितनी बढ़ गई, 10 रुपए बढ़ गया। एक अतिरिक्त वस्तु प्राप्त करने के लिए आगम कितनी बढ़ गई, 30 से 40, 10 बढ़ गया। तो यानी कि कीमत AR MR इसके अंदर बराबर रहती है, यह तालिका हो जाता है। इसको हम डायग्राम में के अंदर भी शो कर सकते हैं। कैसे, इसका मैं डायग्राम साइड के अंदर बना देता हूं एक बार। तो यहाँ पर दे रखा है आपके पास, मान लेते हैं यहाँ पर दे रखी है, इसकी मात्रा दे रखी है, यहाँ पर AR है, MR आपको दे रखा है। तो देखो मात्रा कितनी है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। यहाँ पर ले लेते हैं कि 5 रुपए, 10 रुपए और 15 रुपए, 20 रुपए ले लेते हैं और 25 ले लेते हैं और 30 ले लेते हैं। 1 2 3 मात्रा कितना कितना दे रखा है, औसत आगम 10 10 10 दे रखा है, इस पर भी 10 दे रखा है, इस पर भी 10 दे रखा है, इस पर भी 10 दे रखा है, 10 10। इसमें हमारे पास ये क्या आएगा, हमारे पास AR। MR अभी MR हमारे पास कितना है, 10 10, तो AR बराबर क्या आ जाएगा, MR आ जाएगा। फिर देखो 1 पर कितना है, 10 दे रखा है, 2 पे कितना दे रखा है, 20 दे रखा है, 3 पर कितना है, 30 दे रखा है, 4 पर 40। तो ये जो TR आएगा ना, एकदम सीधी रेखा के रूप में धनात्मक आएगा। तो फ्रेंड्स
अभी इन क्वेश्चन को ना, ये जो 94, 95, 96 है, क्वेश्चन को देख लो आप, एग्जाम के लिए मोस्ट क्वेश्चन है। फुल डिटेल में वीडियो चाहिए तो आपको प्लेलिस्ट में आपको अच्छे ढंग से मिल जाएगा। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर। उत्पादन फलन निम्न प्रकार से, हमें एक उत्पादन फलन दे रखा है, Q बराबर 5L प्लस 2K दे रखा है। L का मीन्स है लेबर, K का मीन्स है कैपिटल, पूंजी दे रखा है। यदि एक फर्म के लिए 0 इकाई यानी लेबर कितना दे रखा है, 0 दे रखा है, तथा 10 इकाई K का मान कितना दे रखा है, 10 दे रखा है, द्वारा अधिकतम संभावित निर्गत मात्रा ज्ञात करे। यानी हम लेबर का प्रयोग करके, कैपिटल का प्रयोग करके अधिकतम कितना उत्पादन कर सकते हैं वो हम इस समीकरण के द्वारा ज्ञात करेंगे। यानी आपको दे रखा है, सोल्व यहां पे कर देता हूं, Q बराबर 5L प्लस 2K दे रखा है। तो 5 का 5 इंटू L का मान कितना दे रखा है, इकाई कितनी दे रखी है, 0 दे रखी है। L का मान क्या रखेंगे, यहां पर 0 रख देंगे, प्लस का प्लस, 2 का 2 गुणा, K का मान कितना दे रखा है, 10 इकाई, तो K का मान क्या रखेंगे, 10। यानी जब 5 को 0 से गुणा करने में कितना आएगा, 0 आएगा। 2 को 10 से गुणा करने में कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। 20 में 0 जोड़ने में कितना आ जाएगा, 20। यानी इनका प्रयोग करके हम अधिकतम कितने इकाई उत्पादन कर सकते हैं, 20 इकाई का उत्पादन कर सकते हैं। फ्रेंड्स, ये 100% क्वेश्चन आने की संभावना है। आपको प्रैक्टिकल के क्वेश्चन 3 या 4 आपको जरूर एग्जाम के अंदर मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास दे रखा है, औसत उत्पादन ज्ञात करना है आपको, और आपको श्रम की इकाई दे रखी है, और आपको टीपी यानी टोटल प्रोडक्ट यानी उत्पादन दे रखा है। देखो क्या क्या दे रखा है, आपको दे रखा है श्रम यानी आपको लेबर दे रखा है, 0 है, 1 2 3 4 और 5 और 6 दे रखा है। फिर आपके पास में टोटल उत्पादन दे रखा है, यानी कि कुल उत्पाद आपको दे रखा है। कितना दे रखा है हमें दे रखा है 0 इकाई, 10 20 30 40 50 और 60, और हमें ज्ञात करना है औसत उत्पाद ज्ञात करना है। तो औसत उत्पाद ज्ञात करने का सूत्र क्या लगता है, कुल उत्पादन में जब श्रम की इकाई का भाग दिया जाता है तो हमारे पास में क्या आ जाता है, एपी यानी कि औसत उत्पादन आ जाता है। तो 0 में 0 का भाग देने पर तो नील लिख देंगे, 0 लिख दो, एक ही बात है। 10 में किसका भाग देंगे, 1 का, कितना आ जाएगा हमारे पास 10 इकाई। 20 में 2 का भाग देने पर भी 10 इकाई। 30 में 10 का भाग देने पर भी 10 इकाई। 40 में 4 का भाग देने पर भी कितना आएगा, 10। 50 में 5 का भाग देने पर 10। 60 में 6 का भाग देने पर कितना आ जाएगा, 10। तो औसत उत्पाद कितना आता है, 10 इकाई हमारे पास औसत उत्पादन आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निर्गत दे रखा है, कुल लागत दे रखी है, आपको टीएफसी ज्ञात करना और टीवीसी ज्ञात करना है, टोटल फिक्स कॉस्ट ज्ञात करनी है, टोटल वेरिएबल कॉस्ट ज्ञात करना है। आपको एकदम सिंपल है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो देखिए फ्रेंड्स, निर्गत की मात्रा दे रखी है, कुल लागत दे रखी है, तो आपको ये पता होना चाहिए टीएफसी यानी कि फिक्स लागत, ऐसी लागत जो हमेशा फिक्स रहती है, चाहे उत्पादन कम करे चाहे उत्पादन ज्यादा करे चाहे उत्पादन बिल्कुल भी ना करे। कुछ लागतें ऐसी होती है जो हमेशा फिक्स रहती है, फर्म को चुकाना ही पड़ता है। जैसे मकान का किराया है, मशीन का किराया है, उस मशीन का वो उपयोग करे या ना करे, हमें इसका किराया चुकाना पड़ता है। तो ये कैसे ज्ञात होता है, तो आपको दिमाग लगाना है कि उत्पादन की मात्रा कितनी दे रखी है, 0 इकाई, फिर भी लागत कितनी आ रही है, 60 रुपए आ रही है। यानी हम उत्पादन कुछ भी नहीं करेंगे फिर भी 60 रुपए दे रहे हैं, यानी कि कुछ भी उत्पादन न करने पर जो लागत का वहन किया जाता है वो हमारी कहलाती है फिक्स कॉस्ट। 0 पर 60 है, यानी कि हमारी फिक्स कॉस्ट कितनी रहेगी, 60। और फिक्स कॉस्ट हमेशा उत्पादन बढ़ाओ या ना बढ़ाओ, आपकी हमेशा लागत फिक्स ही रहती है। उत्पादन चाहे 1 इकाई करो, 2 करो, 3 करो, 4 करो, प्रत्येक के अंदर आपकी ये लागत क्या रहेगी, स्थिर ही रहेगी। 60 रुपए प्रत्येक उत्पादन पर आपके पास आ जाएगा। तो 60 आ जाएगा। फिर हमें ज्ञात करना है टीवीसी, कुल लागत क्या होती है,
टीएफसी और टीवीसी का टोटल करने पर हमारे पास में क्या आती है, कुल लागत आती है। जब इन दोनों का टोटल करते हैं तो हमारे पास में क्या आती है, कुल लागत। जबकि हमारे पास टीवीसी नहीं दे रखी है, कुल लागत दे रखी है, यानी कुल लागत में से यदि टीएफसी घटाएंगे तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, टीवीसी आ जाता है। देखो फ्रेंड्स, कुल लागत का सूत्र लगता है टीवीसी प्लस टीएफसी। अब हमारे पास ये दे रखा है, जबकि हमारे पास क्या नहीं दे रखा है, ये वाला नहीं दे रखा है, तो हम क्या करते हैं, इसको इधर ट्रांसफर कर देंगे, यानी टीपी इसका पक्षांतर करेंगे, प्लस वाला क्या हो जाएगा माइनस टीएफसी। तो हमारे पास में क्या जाए, टीवीसी। कुल लागत में से जब हम क्या करेंगे, टीएफसी घटा देंगे, हमारे पास टीवीसी आ जाएगा। 60 में से 60 गए 0, 110 में से 60 गए 50 रुपए, 130 में से 60 गए 70, 160 में से 60 गए 100, 200 में से 60 गए 140। इस प्रकार हमारे पास टीवीसी आ जाएगा। तो फ्रेंड्स, एक क्वेश्चन तो पक्का आएगा, ये तालिका वाला, जिसमें आपको ये कुछ तालिका दे रखी होगी, कुछ को बनाना पड़ेगा। हो सकता है आपको ये वाला दे रखा और ये वाला ज्ञात करना पड़ जाए, ये वाला दे रखा आपको ये वाला ज्ञात करना पड़ जाए, इससे भी तालिका आ सकती है। तो आपको इनकी प्रैक्टिस करनी है। तो 100 क्वेश्चन पूरे हो गए हैं, लेकिन मैंने आपको 101 क्वेश्चन बनाए आपके लिए, और ये मुझे बहुत ज्यादा मोस्ट लगा है। तो देखो, ये एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, 101 टोटल क्वेश्चन हमारा हो जाएगा। यदि एक उपभोक्ता के अधिमान एक दृष्ट है, क्या है, एक दृष्ट दे रखे हैं, तो क्या वह बंडल इसमें से या इसमें से के बीच तटस्थ रहेगा। तो एक दृष्ट का हमेशा नियम क्या कहता है कि दो वस्तुओं में से एक वस्तु ज्यादा होनी चाहिए, दूसरी कम होनी चाहिए, लेकिन ज्यादा कम नहीं होनी चाहिए। तो देखो, यहां पर 10 वस्तु है, यहां पर कितनी है, 8 वस्तु, अंतर कितने का आ रहा है, 2 का। यहां पर 8 वस्तु 6 वस्तु है, 2 वस्तु अक्ष वस्तु मान लेते हैं y, दोनों का अंतर कितने का, 2 का गैप आ रहा है। तो अब ये देखो कि यहाँ पर 10 वस्तु मिल रही है और हमें यहाँ पर 8 वस्तु मिल रही है, यहाँ पर 8 मिल रही है, यहाँ पर 6 मिल रही है। तो ज्यादा वस्तु किस पर मिल रही है, इस बंडल पे मिल रही है। जहां पर ज्यादा वस्तु मिलती है, ज्यादा वस्तु उपभोग करेंगे, संतुष्टि ज्यादा मिलती है, इसलिए उपभोक्ता कौन सा बंडल सिलेक्ट करेगा, 10 व 8 का सिलेक्ट करेगा। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आए होंगे। तो फ्रेंड्स, एग्जाम के लिए व्यष्टि अर्थशास्त्र के अकॉर्डिंग मैंने 101 क्वेश्चन आपके लिए बनाए हैं, इनसे एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। तो फ्रेंड्स, इन 101 क्वेश्चन की आप तैयारी करो और व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंदर आपके 100 में से 100% आपके आ जाएंगे। तो यदि आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक करना है, शेयर करना है और कमेंट जरूर करना है। और आने वाली वीडियो के अंदर मैं आपके लिए समष्टि अर्थशास्त्र के भी 100 क्वेश्चन लेकर आ रहा हूं, और दोनों वीडियो को मिला के आपके 12th क्लास में इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट के अंदर 100% आने से कोई नहीं रोक सकता, यदि आप इनकी आप ढंग से स्टडी करोगे तो फ्रेंड्स, जितनी मेहनत मैंने की है, आई होप आप भी उतनी मेहनत करोगे और एग्जाम के अंदर सफल हो जाओगे, यही मेरी आप लोगों के लिए कामना है। तो मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर। फ्रेंड्स, थैंक यू।